उस बहुत बड़े पैलेस में घुसने के बाद जियांग फे को समझ आया कि यह बाकी महलों से काफी अलग था। बाकी पैलेसेस आमतौर पर सोने और गहनों से सजे होते थे और काफी फॉर्मल लगते थे, लेकिन यह महल पूरी तरह से पिंक रंग में सजा हुआ था। इसके अलावा महल के बीच में कोई थ्रोन या कोई बड़ा डेस्क भी नहीं था। उसकी जगह वहां एक सॉफ्ट काउच रखा था जिसे एक वेल से ढका गया था। ये किसी पैलेस से ज्यादा किसी लड़की का कमरा लग रहा था। जियांग फे उस वेल के आर पार साफ नहीं देख पा रहा था। उसे बस एक औरत की धुंधली सी झलक दिखाई दे रही थी। उसका पतला और खूबसूरत शरीर उस सॉफ्ट काउच पर बहुत ही लेजी लेकिन अट्रैक्टिव अंदाज में लेटा हुआ था। क्वीन नेफिलिम के एनवॉय आ गए हैं, मिराकी ने बताया। ठीक है, तुम जा सकती हो। वेल के पीछे से क्वीन की बेहद मीठी आवाज आई, लेकिन मिराकी की आवाज से लग रहा था कि वो जाना नहीं चाहती थी। माना कि नागा रेस का सोसाइटी मैट्रियार्कल था और वहां की औरतें आदमियों को कुछ खास नहीं समझती थीं, लेकिन मिराकी को जियांग फे से प्यार हो गया था। इसी वजह से मामला थोड़ा अलग था। साथ ही उसे अच्छे से पता था कि नागा औरतें कैसी होती हैं, इसलिए वो किसी भी हाल में जियांग फे को वहां अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। हे वेल के पीछे से एक चुभने वाली हंसी गूंजी। मिराकी, कहीं तुम्हें इससे प्यार तो नहीं हो गया? क्या तुम्हें डर है कि मैं इसे खा जाऊंगी? आपकी गुलाम की इतनी हिम्मत नहीं। मैं अभी जाती हूं। मिराकी इतनी डर गई थी कि वो कांपने लगी। उसने जल्दी से जियांग फे की तरफ देखा और पीछे हटते हुए कमरे से बाहर निकल गई। भले ही नागा रेस की औरतों के अनगिनत पार्टनर्स होते थे, वो आमतौर पर किसी से प्यार नहीं करती थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो आदमी नागा रेस का है या किसी और रेस का। अगर कोई भी नागा औरत इस हद को पार करती तो उसे नागा रेस से बेदखल कर दिया जाता था। उसे कोई फिजिकल पनिशमेंट तो नहीं मिलती थी, लेकिन उसे उनके मेन सर्कल से बाहर निकाल दिया जाता था। कम से कम मिराकी की गवर्नर की पोजीशन तो पक्का छिन जाती। ऐसा इसलिए था क्योंकि नागा रेस की औरतों का मानना था कि इमोशन सिर्फ एक बोझ हैं। वो आदमियों के साथ सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए रहती थीं। अगर उनके अंदर रोमांटिक फीलिंग्स आ गईं तो इसका सीधा मतलब था कि उन्होंने ईविल गॉड की टीचिंग्स को धोखा दिया है। आखिर ईविल गॉड किसी अच्छाई या भलाई को प्रमोट नहीं करता था। ईविल गॉड सोलान सिर्फ अपनी हवस पूरी करने और बेरहम होने को बढ़ावा देता था। बहुत समय पहले हाई एल्व्स भी सोलान की पावर्स के लालच में आ गए थे और उन्होंने मून गॉड को धोखा दे दिया था। इसके बाद मून गॉड ने उन्हें श्राप दे दिया और उन्हें समंदर की गहराइयों में फेंक दिया गया। अब उनके पास कोई ऐसा नहीं था जिस पर वो डिपेंड कर सकें। उनके पास सोलन पर विश्वास करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मिराकी के जाने के बाद उस महल में सिर्फ जियांग फे और नागा क्वीन ही बचे थे। ग्रीटिंग्स क्वीन, जियांग फे ने हल्के से अपने हाथ जोड़कर कहा। लिटिल हैंडसम, तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। पास आओ। वेल के पीछे से एक गोरा और मुलायम हाथ बाहर निकला जिसने जियांग फे को पास आने का इशारा किया। शिट, क्या सारे नागा लोग एक जैसे ही होते हैं? क्या ये सब की सब फीमेल गैंगस्टर्स हैं? नागा क्वीन का ये बर्ताव देखकर जियांग फे अपनी मुस्कान नहीं रोक पाया। वो मुश्किल से तो मिराकी को हैंडल कर पा रहा था। उसे बार बार ऐसे ही लोगों से क्यों मिलना पड़ रहा था? असल में जियांग फे को ये नहीं पता था कि नागा रेस की लगभग सारी औरतें बिल्कुल ऐसी ही थीं। इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं थी। एक ऐसे मेट्रियार्कल सोसाइटी में जहां हर कोई ईविल गॉड सोलान की टीचिंग्स को मानता हो, वहां इन नागा औरतों का ऐसा खुलेआम बर्ताव करना बहुत आम बात थी। बेशक नागा रेस में ऐसी औरतें भी थीं जो इस तरह का बर्ताव नहीं करती थीं, लेकिन सिर्फ ईविल गॉड्स पैलेस की प्रीस्टेसेस ही ऐसी थीं जिनका आदमियों से कोई कांटेक्ट नहीं होता था। यह बिल्कुल सेंट ऑफ द लाइट वाले लॉजिक जैसा ही था। नियम के हिसाब से ये प्रीस्टेसेस सिर्फ ईविल गॉड सोलान की थीं, लेकिन वॉर ऑफ द हेवेंस के कारण एंशिएंट गॉड्स एक अलग दुनिया में फंस गए थे। इसलिए ईविल गॉड समेत कोई भी एंशिएंट गॉड्स इस मेन वर्ल्ड में नहीं आ सकता था। ठीक इसी तरह ब्लड गॉड वेगर, जिससे जियांग फे पहले मिल चुका था, वो भी किसी दूसरी दुनिया में था। भले ही वो लगातार इस मेन वर्ल्ड पर अपना असर डालता रहता था, लेकिन वो इन दोनों दुनियाओं के बीच के बैरियर को पार नहीं कर सकता था। इसलिए ईविल गॉड सोलान के पोजेसिव नेचर की वजह से कुछ नागा औरतें उसके लिए सेलिब्रेट रहती थीं, जबकि बाकी ज्यादातर फीमेल नागस अडल्टहुड आते ही अपनी वर्जिनिटी खो देती थीं। लिटिल हैंडसम, तुम पास क्यों नहीं आ रहे? क्या तुम चाहते हो मैं खुद तुम्हें लेने आऊं? नागा क्वीन की आवाज अभी भी सॉफ्ट थी, लेकिन उसमें थोड़ी इम्पेशेंस साफ झलक रही थी। आखिर जियांग फे का इस तरह हिचकिचाना एक क्वीन के डोमिनेंस की बेइज्जती थी। जियांग फे बेमन से उस सॉफ्ट काउच की तरफ चल पड़ा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब वो मिराकी को नहीं हरा सकता था तो नागा क्वीन को हराना तो दूर की बात थी। अगर उसे घसीट कर ले जाया जाता तो और भी ज्यादा बेइज्जती होती। लिटिल हैंडसम, तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? पास आओ, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। नागा क्वीन थोड़ा अपसेट होते हुए बोली, क्योंकि जियांग फे सिर्फ 2 कदम आगे बढ़ा था। ओ ठीक है। जियांग फे समझ गया कि अब वो बच नहीं सकता। वो सॉफ्ट काउच की तरफ 2 कदम और आगे बढ़ा। दैट्स अ गुड बॉय, आओ। उसके नरम हाथ एक बार फिर आगे बढ़े और उसने जियांग फे को और पास आने का इशारा किया। बात क्या है? जियांग फे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो थोड़ा और पास चला गया। क्या तुम मुझे मॉर्फोक के बारे में नहीं बताना चाहते थे? खड़े होकर बात करना बहुत टायरिंग है। अंदर आओ और मुझे डिटेल में सब कुछ बताओ। नागा क्वीन का हाथ जियांग फे के चेहरे पर फिरा। उसने अचानक जियांग फे का कॉलर पकड़ लिया। जियांग फे वहीं जम गया और बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर पाया।
एक सेकंड बाद नागा क्वीन ने जियांग फे को उस वेल्ड स्पेस के पीछे पूरी तरह खींच लिया। डैम, क्या ये मुझ पर किस फोर्स करना चाहती है या इसका इरादा कुछ और ही है? जियांग फे शॉक में था, लेकिन उसकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी और वो बिल्कुल फाइट बैक नहीं कर सकता था। उस वेल्ड स्पेस के अंदर आते ही जियांग फे को एक मीठी महक आई। उस सेंट में कुछ अजीब सा असर था जो मदहोश कर रहा था। आखिरकार जियांग फे ने देख लिया कि नागा क्वीन कैसी दिखती थी। नागा क्वीन मोनिका, नागा रेस, हाई टियर ओवरलॉर्ड लेवल, 98 हेल्थ पॉइंट्स, 100% रिमार्क, द मैनेजर ऑफ द नागा रेस। पोसाइडन और नेफिलिम किंग ऑगस्टस के सिस्टम रिमार्क्स उन्हें रूलर्स बताते थे, पर इसके ऑपोजिट मोनिका का रिमार्क उसे सिर्फ एक मैनेजर दिखा रहा था। इसका मतलब नागा रेस का रूलिंग राइट अभी भी गॉड्स के पास ही था। जब जियांग फे ने नागा क्वीन के एट्रीब्यूट्स देखे तो उसकी नज़र उसके चेहरे पर भी पड़ी। उसे मानना पड़ा कि वो उसकी जिंदगी में देखी गई सबसे खूबसूरत औरत थी। उसकी ब्यूटी उन सारी औरतों से कहीं ज्यादा थी जिनसे जियांग फे आज तक मिला था। सिर्फ यही नहीं, नागा क्वीन की बॉडी भी स्टनिंगली अट्रैक्टिव थी। उसकी सांप जैसी पूंछ अब लंबे और पतले पैरों में बदल चुकी थी। उसके अल्योरिंग एटीट्यूड के साथ मिलकर नागा क्वीन इजीली दुनिया की सबसे अट्रैक्टिव औरत बन गई थी। लिटिल हैंडसम, क्या तुम्हें लगता है मैं ब्यूटीफुल हूं? मोनिका ने अपनी उंगली से जियांग फे की ठुड्डी ऊपर उठाई। उसके होंठ हिले और हवा में एक महक भर गई। ब्यूटीफुल, जियांग फे ने होश खोते हुए जवाब दिया। आखिर वो एक हॉट ब्लडेड यूथ था। नेचुरल सी बात है वो इस तरह का टेम्पटेशन रेजिस्ट नहीं कर पाया। अलर्ट, लेवल 3 स्पिरिट अटैक। ठीक उसी वक्त 0541, जिसने आज तक गेम में कभी जियांग फे को डायरेक्टली इंटरफियर नहीं किया था, अचानक गेम में आ गया। 0541 ने तुरंत जियांग फे को उस चार्म्ड स्टेट से बाहर निकाल लिया। क्या हुआ? होश में आते ही जियांग फे ने तुरंत पूछा। जो कुछ अभी हुआ वो बहुत अजीब था। जियांग फे को पता ही नहीं चला और वो नागा क्वीन से चार्म हो गया। ऊपर से 0541 का अचानक से बीच में आना, इन सब से जियांग फे को लग गया था कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। कैप्टन, किसी ने गेम के थ्रू आप पर स्पिरिट अटैक किया है। 0541 की आवाज में बिल्कुल खुशी नहीं थी। साफ पता चल रहा था कि 0541 इस अटैक से बहुत अपसेट था। ये सब क्या हो रहा है? जियांग फे ने तुरंत पूछा। वैसे देखा जाए तो गेम में ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो रियल लाइफ में प्लेयर को नुकसान पहुंचाए। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर नागा क्वीन जियांग फे का रेप भी कर देती तो वो सिर्फ एक सपने जैसा होता। रियल लाइफ में उसकी बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर बात इतनी सिंपल होती तो 0541 पक्का गेम में इंटरफियर नहीं करता और इतने स्ट्रांग तरीके से तो बिल्कुल सामने नहीं आता। उस वक्त 0541 सच में बहुत अपसेट था। एक सपोर्ट सिस्टम होने के नाते 0541 का काम ब्रेवहार्ट के कैप्टन को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करना था। अभी के लिए उसका सपोर्ट और प्रोटेक्शन का टारगेट जियांग फे था। अब जब जियांग फे पर अटैक हो रहा था तो ये सीधा 0541 को चैलेंज करने वाली बात थी। टारगेट पर लॉक कर रहा हूं। कैप्टन प्लीज थोड़ी देर वेट कीजिए, 0541 ने जवाब दिया। जियांग फे और 0541 की ये बातचीत बहुत जल्दी जल्दी हुई। उस वक्त नागा क्वीन अभी भी जियांग फे को चार्म करने की कोशिश कर रही थी। चूंकि 0541 ने सिर्फ जियांग फे के सबकॉन्शियस को जगाया था और उसके गेम प्ले में कोई इंटरफेरेंस नहीं किया था, इसलिए नागा क्वीन अभी भी जियांग फे पर भारी पड़ रही थी। जब नागा क्वीन अभी भी जियांग फे के साथ खेल रही थी और उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, तब चाइना के नॉर्थ में कहीं किसी अंडरग्राउंड बेस में सर्वेलेंस स्क्रीन के सामने लोगों का एक ग्रुप इकट्ठा था। ये क्या हो रहा है? इसकी ब्रेन एक्टिविटी में साफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दिख रहे थे। ये अचानक से स्टेबलाइज कैसे हो गई? एक रिसर्चर ने कंफ्यूजन में पूछा। ये लड़का सच में अजीब है। पहले जो 2 ग्रुप्स के एक्सपेरिमेंटल कोड्स का सक्सेसफुल एवोल्यूशन हुआ था वो पक्का इसी की वजह से था। दूसरे रिसर्चर ने अंदाजा लगाया। मुझे लगता है कि जो 2 ग्रुप्स के डेटा पॉइंट्स अचानक गायब हो गए थे उसका कनेक्शन भी इसी से हो सकता है। तीसरे इंसान ने तो सीधा मान ही लिया कि सारी फसाद की जड़ जियांग फे ही था। ब्रेन वेव के आउटपुट का रेट बढ़ा दो, डिस्रप्शन का लेवल बढ़ाने की कोशिश करो। लीडर ने कुछ देर सोचा और फिर अपना फैसला सुनाया। लीडर, अगर हमने ब्रेनवेव के आउटपुट का रेट बढ़ाया तो उसकी रियल बॉडी खतरे में पड़ सकती है। हमें अभी तक गवर्नमेंट या मिलिट्री की परमिशन नहीं मिली है। अगर हम किसी पर उसकी मर्जी के बिना एक्सपेरिमेंट करते पकड़े गए तो हमें सजा मिलेगी। इंचार्ज रिसर्चर ने परेशान होते हुए कहा। अगर कुछ भी हुआ तो मैं सारी जिम्मेदारी लूंगा। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। लीडर थोड़ा झिझका पर फिर उसने ये रिस्क लेने का फैसला कर ही लिया। ओ ठीक है। चूंकि लीडर ने हुक्म दे दिया था इसलिए इक्विपमेंट कंट्रोल करने वाले सबॉर्डिनेट के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। लिटिल हैंडसम, इधर देखो। क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूं? मोनिका फ्लर्ट करते हुए हंसी। फिर उसने तुरंत उसके शरीर से वो पतला सा कपड़ा खींच लिया। एक ही पल में नागा क्वीन मोनिका का खूबसूरत शरीर जियांग फे के सामने पूरी तरह नेकेड हो गया। सिर्फ यही नहीं, नागा क्वीन की आंखों में एक तेज नीली चमक भी आ गई थी। जैसे ही वो नीली रोशनी जियांग फे की आंखों में पड़ी उसे सब धुंधला सा लगने लगा। उसके अंदर से आवाज आ रही थी कि वो तुरंत अपने सामने वाली इस खूबसूरती पर टूट पड़े और उसके शरीर को रैवेज कर दे। कमीने, मेरी नाक के नीचे तुम पर अटैक करने की इनकी हिम्मत कैसे हुई? जब जियांग फे पर एक और स्पिरिट अटैक हुआ तो 0541 गुस्से से पागल हो गया। बस
जैसे ही जियांग फे अपने होश खोने ही वाला था, उसे अपनी आंखों के सामने एक सफेद रोशनी चमकती हुई दिखी। उसके होश तुरंत पूरी तरह वापस आ गए। भले ही उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन जियांग फे इतना तो जान गया था कि कोई जानबूझकर उसके साथ ऐसा कर रहा था। शिट, कौन मेरे साथ पंगा ले रहा है? जियांग फे को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर ये सब गेम के मैकेनिक्स की वजह से हो रहा होता तो जियांग फे शायद थोड़ा अपसेट होता, लेकिन वो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता था। लेकिन 0541 के रिएक्शन से साफ था कि कोई जानबूझकर उसके साथ ऐसा कर रहा है। ये बात जियांग फे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। टारगेट आइडेंटिफाई हो गया है, कैप्टन प्लीज गेम से बाहर आ जाइए। 0541 की आवाज गूंजी। ठीक है, जियांग फे ने सिर हिलाया और उसी पल गेम से लॉग आउट कर दिया। चूंकि जियांग फे नागा रेस के सिटी में था, इसलिए लॉगिंग आउट उसी पल हो गया। गेम से लॉग आउट करते ही उसका कैरेक्टर भी वहां से तुरंत गायब हो गया। जियांग फे को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि नागा क्वीन पीछे क्या सोच रही होगी या कितनी क्लूलेस होगी। वो पहले ही रियल वर्ल्ड में वापस आ चुका था। बैंग! गुस्से में उबलते हुए जियांग फे ने धमाका करके उस बर्फ वाली गुफा का रास्ता तोड़ा और अपनी जाइगैंटिक स्वॉर्ड पर हवा में उड़ गया। 0541 लोकेशन बताओ। जियांग फे तब से इतना गुस्सा कभी नहीं हुआ था जब उसके पेरेंट्स किडनैप हुए थे। जो कोई भी थोड़ी देर पहले उसके दिमाग के साथ खेल रहा था, उसकी इस हरकत से जियांग फे बहुत भड़का हुआ था। जनरल लोकेशन चाइना के नॉर्थ में है। 0541 ने तुरंत एग्जैक्ट लोकेशन जियांग फे को भेज दी। ठीक है। जियांग फे ने अपनी स्पीड बिल्कुल कम नहीं की और सीधा 0541 की दी हुई लोकेशन की तरफ उड़ने लगा। जब जियांग फे ने गेम से लॉग आउट किया तो चाइना के नॉर्थ में उसी अंडरग्राउंड बेस में बैठे रिसर्चर्स के ग्रुप को पता चला कि उनका एक्सपेरिमेंटल टारगेट अचानक से डिस्कनेक्ट हो गया है। लीडर, एक्सपेरिमेंटल टारगेट डिस्कनेक्ट हो गया है, अब हम क्या करें? इंचार्ज रिसर्चर ने पूछा। क्या हम पता लगा सकते हैं कि उसने एक्टिवली लॉग आउट किया है या पैसिवली? लीडर ने पूछा। अगर ये एक्टिव डिस्कनेक्शन था तो इसका मतलब था कि एक्सपेरिमेंटल टारगेट को गेम में कुछ अजीब लगा और उसने खुद डिस्कनेक्ट करने का फैसला किया। अगर ये पैसिव डिस्कनेक्शन था तो इसका मतलब था कि एक्सपेरिमेंटल टारगेट को रियल वर्ल्ड में कोई सच में चोट लगी है, जिसकी वजह से गेमिंग पॉड ने उसे फोर्सफुली डिस्कनेक्ट कर दिया। टारगेट ने गेम से एक्टिवली डिस्कनेक्ट किया है, ये डेटा ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था, इसलिए टेक्नीशियन ने लगभग उसी वक्त जवाब दे दिया। एक्टिव डिस्कनेक्शन, इसका मतलब वो सच में गेम में होने वाली अजीब चीजों को नोटिस कर सकता है। वो शायद कुछ लिमिटेड कंडीशंस में गेम के साथ इंटरफेयर भी कर सकता है। लीडर अपने आप से बुदबुदाया। हमें क्या करना चाहिए? एक रिसर्चर ने पूछा। अपना काम नॉर्मली करते रहो, जब वो दोबारा लॉग इन करे तो मुझे तुरंत बताना। अभी तक लीडर और उसके सबॉर्डिनेट्स को यह अंदाजा भी नहीं था कि जियांग फे उन्हें ढूंढने के लिए ही लॉग ऑफ हुआ था। उन्हें क्या पता था कि उस प्लेयर के पास 0541 जैसी सुप्रीम टेक्नोलॉजी है जो न सिर्फ गेम को डिसरप्ट कर सकती है, बल्कि रियल वर्ल्ड में उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन का भी पता लगा सकती है। उन रिसर्चर्स को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी और जियांग फे गुस्से में पागल होकर चाइना की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। जब आसमान में थोड़ी सी रोशनी होनी ही शुरू हुई थी, तब तक जियांग फे चाइना के बॉर्डर्स पार कर चुका था। आधे घंटे बाद जियांग फे 0541 की दी हुई लोकेशन पर पहुंच गया। क्या हमने एग्जैक्ट लोकेशन कंफर्म कर ली है? जियांग फे ने पूछा। वो ठीक हमारे नीचे हैं। यहां से 3000 मीटर्स नीचे एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस है। 0541 ने जवाब दिया। पिछली बार जियांग फे जंग फैमिली के अंडरग्राउंड बेस में चुपके से चीजें चुराने गया था, लेकिन इस बार वो यहां बदला लेने आया था। इसलिए उसने 0541 से एंट्रेंस का कोड क्रैक करने के लिए कहा भी नहीं। इसके बजाय उसने सीधा अपनी एनर्जी कैनन निकाली और अंडरग्राउंड बेस के एंट्रेंस को उड़ा दिया। बैंग! धमाके के बाद पहाड़ की दीवारों में एक बहुत बड़ी दरार आ गई। वहां से एक रास्ता दिखने लगा जो सीधा अंडरग्राउंड बेस की तरफ जा रहा था। बीप! अलर्ट! देयर इज एन इंट्रूडर! अलर्ट! देयर इज एन इंट्रूडर! जियांग फे की इस जबरदस्त एंट्री की वजह से अंडरग्राउंड बेस में एक बहुत तेज अलार्म बजने लगा। ये क्या हो रहा है? लीडर ने तुरंत पूछा। लीडर, किसी ने बेस का बाहरी दरवाजा तोड़ दिया है। सर्वेलेंस सिस्टम भी तबाह हो गया है। बेस की सेफ्टी के इंचार्ज वर्कर ने तुरंत रिपोर्ट किया। जब जियांग फे ने मेन एंट्रेंस को उड़ाया था, तभी 0541 ने अपने इलेक्ट्रिकल मेथड्स का इस्तेमाल करके बेस के इंटरनल सर्वेलेंस सिस्टम को डिसरप्ट कर दिया था। किसी को चेक करने के लिए भेजो। सारे घुसपैठियों को मार डालो। लीडर बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ। चूंकि उनका अंडरग्राउंड बेस बहुत सीक्रेटिव था, इसलिए उनका डिफेंस सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग था। यस, सेफ्टी इंचार्ज वर्कर ने जल्दी से मॉनिटर पर कुछ कंट्रोल्स दबाए। कुछ सेकंड्स बाद उसने लीडर को रिपोर्ट किया। मैंने एक रोबोटिक टीम भेज दी है। हमें जल्दी ही दुश्मन की सिचुएशन का पता चल जाएगा। उधर जियांग फे पहले ही बेस के मेन एंट्रेंस से अंदर घुस चुका था। उसे डर था कि दुश्मनों ने लिफ्ट के साथ कोई छेड़खानी की होगी, इसलिए जियांग फे ने सीधा अपनी एनर्जी कैनन से उसे तबाह कर दिया। फिर उसने सेफ्टी टनल से जाने का फैसला किया। घुमावदार सेफ्टी टनल से जाने में ज्यादा टाइम लगता था, लेकिन 0541 के स्कैन के हिसाब से सिर्फ यही 2 ऑप्शंस बचे थे। अब चूंकि जियांग फे ने लिफ्ट तबाह कर दी थी, बेस के लोग टेक्निकली अंदर फंस चुके थे। जियांग फे को उनके भागने की बिल्कुल टेंशन नहीं थी। कैप्टन, दुश्मन अटैक कर रहे हैं। ये दुश्मन रोबोट्स हैं।
15 सेकंड्स में उनका सामना होने वाला है। 0541 ने वार्निंग दी। चूंकि ये रोबोट्स एनर्जी ऑरा वाले मेटाह्यूमंस की तरह नहीं थे, इसलिए जियांग फे अपने आप उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। आने दो इन्हें। जियांग फे ने अपने हाथ में एनर्जी कैनन पकड़ ली और उसका मुंह सामने वाले रास्ते की तरफ कर दिया। पेस्ट जियांग फे को जल्द ही दूर से एक हल्की सी बजिंग साउंड सुनाई दी। कुछ सेकंड्स बाद रोबोट सोल्जर्स जियांग फे के सामने आ गए। भले ही उन्हें रोबोट्स कहा जाता था, पर वो इंसानों जैसे बिल्कुल नहीं दिखते थे। इसके बजाय वो सब गोल सिलेंडर्स की तरह थे, जिनके नीचे चलने के लिए पहियों की 2 लाइन्स लगी थीं। उनके सिर की जगह कैमराज लगे थे और दोनों तरफ एक एक मशीन गन थी। ही ये कचरा, जियांग फे मुस्कुराया। फिर उसने अपना वेपन उठाया और फायर कर दिया। बूम! पहली रो के रोबोट्स उसी पल उड़कर टुकड़ों में बट गए। बूम ब्राटाटाट! वो रोबोट सोल्जर्स उड़ने से पहले जियांग फे पर सिर्फ 2 शॉट्स ही फायर कर पाए। डैम! इन्होंने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा था कि ये कोई एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। ये तो मांडा ग्रुप के एक्सपोर्ट किए हुए आइटम्स हैं। सारे रोबोट्स को तबाह करने के बाद जियांग फे ने झल्लाते हुए कहा। ये रोबोट्स उन वेपन्स की कैटेगरीज में से एक थे जिन्हें हाँ टियान्यू बाहर बेच रहा था। इन चीज़ों में खुद से काम करने की एबिलिटी ना के बराबर थी। ऊपर से इनकी फायर पावर भी बहुत वीक थी। बेसिकली ये आइटम सिर्फ अफ्रीका में बेचे जाते थे। जियांग फे ने उम्मीद नहीं की थी कि ये बेस अभी भी ऐसा कचरा इस्तेमाल कर रहा होगा। पहली टीम पूरी तरह मारी गई है, लेकिन हमने दुश्मन की सिचुएशन एकदम साफ पता कर ली है। सिर्फ एक ही दुश्मन है जिसके पास हाई एनर्जी वेपन्स हैं। सेफ्टी मैनेजर ने रिपोर्ट किया। सिर्फ एक इंसान, और वो एडवांस टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल कर रहा है। क्या हमने ज़ांग फैमिली को नाराज करने वाला कोई काम किया है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उनके साथ हमारे रिश्ते काफी अच्छे हैं। छोड़ो इन बातों को। चूंकि उसने यहां घुसने की हिम्मत की है, हम उसे मार देंगे। लीडर अपने आप से बुदबुदाया और फिर एक कड़ा ऑर्डर दे दिया। यस, सेफ्टी मैनेजर ने जवाब दिया। फिर उसने जियांग फे से लड़ने के लिए एडवांस्ड गार्ड्स को भेजना शुरू कर दिया। माना कि रोबोट्स की पहली वेव एकदम कचरा थी, लेकिन उनका मकसद दुश्मन की कंडीशन पता करना था। अब चूंकि दुश्मन की सिचुएशन क्लियर हो चुकी थी, बेस के एडवांस्ड गार्ड्स को मैदान में उतारा जाने वाला था। जियांग फे उस घुमावदार रास्ते से बहुत तेजी से नीचे की तरफ बढ़ा। भले ही वो अपनी फुल स्पीड पर नहीं दौड़ रहा था, फिर भी उसकी मूवमेंट स्पीड बहुत तेज थी। कुछ ही मिनट्स में जियांग फे आधा रास्ता पार करके नीचे पहुंच चुका था। कैप्टन एनिमी अलर्ट! दुश्मनों में ह्यूमंस और रोबोट्स दोनों हैं। 15 सेकंड्स में उनका सामना होने वाला है। 0541 ने एक बार फिर वार्निंग दी। जियांग फे हैरान रह गया। जब उसने सुना कि इनमें ह्यूमंस भी शामिल हैं, तो उसके दिमाग में तुरंत मेटा ह्यूमंस का ख्याल आया। आखिर वो हमेशा मेटा ह्यूमन से ही तो लड़ता आ रहा था, लेकिन उसे एक्टिवली किसी भी मेटा ह्यूमन की प्रेजेंस डिटेक्ट नहीं हो पा रही थी। जल्दी ही कदमों की आवाज पास आती गई। जियांग फे को दुश्मन दिखाई देने लगे। कुछ एलीट ह्यूमन मर्सनरीज को छोड़कर जियांग फे के सामने खड़े ज्यादातर दुश्मन रोबोट्स थे। भले ही इन रोबोट्स में भी पहिए लगे थे, पर उनकी अपर बॉडीज इंसानों जैसी थी। ना सिर्फ इनमें स्ट्रॉन्ग ऑटोनोमस एबिलिटीज थीं, बल्कि ये बहुत एजाइल भी थे। और सबसे बड़ी बात, उनके वेपन्स जियांग फैमिली की बनाई हुई न्यूक्लियर लेजर गन्स थीं। रोबोट्स और ह्यूमन मर्सनरीज दोनों एक ही तरह की लेजर गन्स इस्तेमाल कर रहे थे। ये गन्स वो एडवांस टेक्नोलॉजी थी जिन्हें जियांग फैमिली ने अपने मिले हुए एलियन वेपन्स के हिसाब से बनाया था। वेव बैरियर! जियांग फे ने तुरंत अपने इक्विपमेंट का प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट कर लिया। उसके दुश्मन जिस तरह की लेजर बीम इस्तेमाल कर रहे थे वो बहुत स्ट्रांग थी। अगर वो सीधे जियांग फे की बॉडी पर लगती तो वो बुरी तरह घायल हो सकता था। ऊपर से रास्ता इतना तंग था कि अटैक से डॉज करने की कोई जगह ही नहीं थी। अपनी एनर्जी वेस्ट होने से बचाने के लिए जियांग फे ने प्रोटेक्टिव शील्ड ऑन करने का फैसला किया। जूम जैसे ही उसके दुश्मनों ने फायर किया, रेड लेजर्स की रेस जियांग फे की तरफ तेजी से आईं। लेकिन जियांग फे के वेव बैरियर ने इन सारी लेजर्स को रोक दिया। चूंकि जियांग फे का प्रोटेक्टिव शील्ड लोअर टियर लेवल 4 मेटाह्यूमन के अटैक्स भी झेल सकता था, इसलिए ये लेजर्स उसके लिए कोई खतरा नहीं थी। बैंग! बैंग! जब दुश्मनों ने सीधे फायर शुरू कर दिया था, तो जियांग फे के पास खुद को रोकने का कोई रीजन नहीं बचा था। उसकी एनर्जी कैनन से निकलने वाली ब्लू बीम्स लगातार रोबोट्स के चीथड़े उड़ाती रहीं। ह्यूमन मर्सनरीज तो सीधे वेपराइज हो गए। वो रास्ता जहां वो लड़ रहे थे वो बहुत तंग था, इसलिए जियांग फे के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। ह्यूमन मर्सनरीज और रोबोट्स का भी यही हाल था। वो सिर्फ अपनी गन पावर के दम पर जीतने की उम्मीद में एक दूसरे पर गोलियां चला सकते थे। ये तो साफ था कि प्लैनेट नमिक से आई जियांग फे की ओरिजिनल एनर्जी कैनन उन कॉपीड लेजर गन्स पर भारी पड़ने वाली थी। ऊपर से जियांग फे के पास अपना प्रोटेक्शन शील्ड भी था। बेस के गार्ड्स को जियांग फे के अटैक्स का पूरा डैमेज झेलना पड़ा। इसलिए कुछ ही मिनट्स में जियांग फे ने सैकड़ों ह्यूमंस और रोबोट्स वाले उन गार्ड्स को मार गिराया। ये बेस आखिर है किसका? यहाँ मैंडा ग्रुप के रोबोट्स और जियांग फैमिली के एनर्जी वेपन्स दोनों एक साथ कैसे? भले ही जियांग फे ने गार्ड्स का खात्मा कर दिया था, लेकिन शक के मारे उसके माथे पर लकीरें खिंच गईं। दूसरे अटैक की वेव में आए रोबोट्स नॉर्मल एक्सपोर्ट होने वाले मॉडल्स नहीं थे। अगर इनके मालिकों का हाथ तियान्यू से कोई कनेक्शन नहीं था तो उनके पास ये मॉडल आ ही नहीं सकता था।
इसके अलावा जांग फैमिली ने तो अपने एनर्जी वेपन्स अभी हाल ही में बनाने शुरू किए थे। अगर उनका जांग फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं था तो भला ये वेपन्स उनके हाथ कैसे लग सकते थे? आखिर कौन है ये लोग? अपने दिमाग में घूमते इन सवालों से जियांग फे बुरी तरह उलझ कर रह गया। इस शॉकिंग डिस्कवरी बेस के गार्ड्स को हराने के बाद जियांग फे बहुत तेजी से अंडरग्राउंड बेस की कोर लोकेशन पर पहुंच गया। बेस का डिजाइन बहुत कॉम्पैक्ट था और हर तरफ कमरे ही कमरे थे। इसलिए जियांग फे ने अपनी एनर्जी कैनन वापस रख दी, जो इतनी तंग जगह के लिए फ्लेक्सिबल नहीं थी। फिर उसने अपनी पीठ के पीछे से चेंगिंग सॉर्ड निकाल ली। जूम बीच बीच में कुछ गार्ड्स अपनी लेजर गन से जियांग फे पर फायर कर रहे थे, लेकिन जियांग फे की तलवार पलक झपकते ही उन सबका काम तमाम कर रही थी। 0541 के स्कैन के हिसाब से जियांग फे ने कोई गलत रास्ता नहीं चुना था। वो सीधा उस स्पेशल एक्सपेरिमेंटल सेंटर की तरफ ही जा रहा था। बैंग! जियांग फे ने जोरदार लात मारी और अपनी फायर बेस्ड ऑरिजिन फोर्स ट्रिगर कर दी, जिससे एक्सपेरिमेंटल सेंटर का दरवाजा उसी पल टूटकर चकनाचूर हो गया। आखिर तुम हो कौन? इससे पहले कि जियांग फे अपना मुंह खोलता लीडर ने सीधे सीधे पूछ लिया। चूंकि जियांग फे लिफ्ट तबाह कर चुका था, उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वो सब उस एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी में जियांग फे के सामने फंस चुके थे। हे, मैंने तो अभी तक पूछा भी नहीं कि तुम लोग कौन हो, जियांग फे ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। ऊपर से जियांग फे अभी भी भड़का हुआ था, क्योंकि इन लोगों ने उस पर पीठ पीछे वार किया था, और अब इनमें इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो उसी से पूछ रहे थे कि वो कौन है। लेकिन इन रिसर्चर्स को कोई आइडिया नहीं था कि जियांग फे कौन है। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान पर वो कुछ घंटे पहले गेम में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो उन्हें ढूंढते हुए हजारों माइल्स का सफर तय करके आ जाएगा। तुम पक्का जांग फैमिली से हो? मुझे यकीन नहीं होता कि जांग फैमिली ने तुम जैसे अजीब लोगों के साथ मिलकर साजिश रची, लीडर ने जियांग फे की तरफ उंगली उठाते हुए गुस्से में कहा। चूंकि जियांग फे ने शुरुआत में एनर्जी कैनन इस्तेमाल की थी लीडर का, उसे जांग फैमिली से जोड़ना नेचुरल सी बात थी। अजीब लोगों से उसका सीधा मतलब मेटा ह्यूमन से था। तुम्हें इससे क्या मतलब कि मैं कौन हूं? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम लोगों ने मुझ पर पीठ पीछे वार क्यों किया? जियांग फे ने पूछा। हे, तुम्हें अपनी बातों को घुमाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम आज यहाँ ये सोचकर नहीं आए थे कि हम नॉर्मल इंसान तुम जैसे अजीब लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते? HMPH, मैं तुम्हें टेक्नोलॉजी की पावर दिखाता हूं, लीडर ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। उसने पहले ही अपने दिमाग में बिठा लिया था कि जियांग फे कौन था, इसलिए उसने आगे कुछ भी एक्सप्लेन करने की परवाह नहीं की और एक टेबल के नीचे छिपा हुआ बटन दबा दिया। बस एक शेपलेस वेव फॉर्म पूरी जगह में फैलने लगी। अलर्ट! लेवल 3 स्पिरिट अटैक! 0541 की वार्निंग तुरंत जियांग फे के दिमाग में गूंजी। उसी वक्त जियांग फे के आसपास एक इनविजिबल प्रोटेक्टिव शील्ड आ गई। कैसे? भले ही जियांग फे को 0541 प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन बाकी रिसर्चर्स इस नॉन डिस्क्रिमिनेटरी अटैक का शिकार हो गए। उनके चेहरे बुरी तरह फड़कने लगे और उनकी आंखों, कानों और नाक से खून बहने लगा। हाहा, तो क्या हुआ अगर तुम अजीब लोगों के पास स्पेशल टैलेंट्स हैं? तुम्हें भी हम नॉर्मल इंसानों की तरह ही मरना होगा। भले ही लीडर का बहुत खून बह रहा था, फिर भी वो पागलों की तरह हंस रहा था। अलर्ट! स्पिरिट अटैक हैज बिकम स्ट्रॉन्गर। इट इज करंटली एट लेवल 4। 0541 की इस अलर्ट के बाद जियांग फे का प्रोटेक्टिव शील्ड और भी ज्यादा थिक हो गया। मुझे मरने दो। कुछ टेक्नीशियंस बुरी तरह तड़प रहे थे। उनमें से कुछ ने तो अपने ही नाखूनों से अपने चेहरे नोच लिए थे, लेकिन उनका ये दर्द जल्दी ही खत्म हो गया, क्योंकि उस स्ट्रॉन्ग स्पिरिट अटैक ने उन्हें बेहोश कर दिया। कुछ ही सेकंड्स में उन सबकी मौत हो गई। कमीने अजीब इंसान, तुम अभी भी बिल्कुल ठीक हो, लेकिन आखिर में तुम भी हमारे साथ ही मरोगे। तुम्हारे पीछे खड़ी जांग फैमिली तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगी। जमीन पर गिरते हुए लीडर ने एक और बटन दबा दिया। एक्टिवेटिंग सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम। द बेस विल बी डेटोनेटेड इन 5 मिनट्स। ऑल मेंबर्स प्लीज इवैक्यूएट इमीडिएटली। एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी में एक मैकेनिकल वार्निंग गूंजी। 0541 इस एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी को टेक ओवर करो। सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम कैंसिल करो। चूंकि जियांग फे के पास स्पिरिट अटैक से हील करने का कोई इफेक्टिव तरीका नहीं था, इसलिए वो इन लोगों को नहीं बचा सकता था, लेकिन वो बेस को तबाह भी नहीं होने दे सकता था। उसे ये पता लगाना था कि उसके खिलाफ रची गई इस साजिश के पीछे आखिर कौन था। लगभग 1 मिनट बाद स्पिरिट अटैक खत्म हो गया, लेकिन जियांग फे को छोड़कर अंडरग्राउंड बेस के 5 माइल के दायरे में कोई जिंदा नहीं बचा था। 2 मिनट्स बाद 0541 ने पूरी तरह से अंडरग्राउंड बेस को टेक ओवर कर लिया था और सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम भी डीएक्टिवेट कर दिया था। 0541 सारी इन्फॉर्मेशन चेक करो। मुझे जानना है कि इसके पीछे कौन है। भले ही बेस के सारे लोग मारे गए थे, पर जियांग फे अभी भी गुस्से में था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये लोग मरे या जिंदा रहे। वो बस इतना पता लगाना चाहता था कि उन्हें ऑर्डर देने वाला इंसान कौन था। जियांग फे असल में पर्दे के पीछे छिपे असली मुजरिम को ढूंढना चाहता था। यस कैप्टन, 0541 ने जवाब दिया। लगभग आधे घंटे बाद 0541 ने बेस की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोरेजेस को अच्छे से एग्जामिन कर लिया था।
कैप्टन, मुझे सब कुछ समझ आ गया है, लेकिन रिजल्ट्स थोड़े सरप्राइजिंग हैं, 0541 ने कहा। ऐसा क्यों? जियांग फे ने पूछा। ये बेस मिलिट्री का है, 0541 ने जवाब दिया। क्या? मिलिट्री मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है? जियांग फे हैरान रह गया। उसका कभी मिलिट्री से कोई लेना देना नहीं रहा था। उनके पास उसे नुकसान पहुंचाने की कोई वजह ही नहीं थी। मिलिट्री आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। ये शायद एक एक्सीडेंट था। 0541 ने फिर एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी के रिकॉर्ड से मिली अपनी फाइंडिंग्स जियांग फे को एक्सप्लेन की। पूरा डॉनलाइट गेम गवर्नमेंट और मिलिट्री की मदद से डेवलप किया गया था। गेमिंग कंपनी तो बस पर्दे के पीछे चल रहे असल खेल को छिपाने का एक जरिया थी। डॉनलाइट गेम का असली मकसद इस बात पर रिसर्च करना था कि ऑटोनोमस कैपेबिलिटीज वाले बैटल रोबोट्स कैसे बनाए जाएं। मेटा ह्यूमन्स नॉर्मल इंसानों से कहीं ज्यादा पावरफुल थे और वो गवर्नमेंट से भी ऊपर आते थे। किसी भी देश की गवर्नमेंट के लिए ये बात बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल थी, लेकिन अकेले तौर पर देखा जाए तो मेटा ह्यूमन्स बहुत ज्यादा ताकतवर थे। नॉर्मल वेपन्स उनके लिए कोई खतरा नहीं थे, यहां तक कि भारी हथियार भी उन्हें हरा नहीं सकते थे। अगर मेटा ह्यूमन्स गवर्नमेंट के किसी बड़े ऑफिसर का असैसिनेट करना चाहते तो वो बड़ी आसानी से और किसी को भनक लगे बिना ऐसा कर सकते थे। इसलिए इन मेटा ह्यूमन से लड़ने के लिए कुछ रिसर्चर्स ने सुप्रीम एंड्रॉयड सोल्जर्स प्रोजेक्ट शुरू किया था। चूंकि तियानियों के मांडा ग्रुप के पास प्लैनेट नामेक की कुछ टेक्नोलॉजी थी, इसलिए वो ऐसे रोबोट्स बनाने में पूरी तरह केपेबल थे जिनकी स्ट्रेंथ और अटैक पावर मेटा ह्यूमन्स जितनी ही खतरनाक हो। लेकिन चूंकि इन रोबोट्स की एजिलिटी लिमिटेड थी और इनमें ऑटोनोमस कैपेबिलिटीज ना के बराबर थीं, इसलिए इनकी बैटल पावर का मेटा ह्यूमन से कोई मुकाबला ही नहीं था। इत्तेफाक से मैनमेड सोल्स वाले डॉक्यूमेंट को डिसाइफर कर लिया गया था, इसलिए एंड्रॉइड्स को कंट्रोल करने के लिए मैनमेड सोल्स का इस्तेमाल करने वाले एक्सपेरिमेंट को मंजूरी मिल गई थी। डॉनलाइट इसी एक्सपेरिमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था। म्यूटेंट्स और उस मेजर राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री ने टोक्यो के खिलाफ अपनी लड़ाई में जापानीज की बायोटेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, लेकिन चाइना ने इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। बल्कि जब म्यूटेंट्स ने चाइना से मुंह मोड़ लिया, तब भी चाइना ने बस बातों से उन्हें कन्फ्रंट किया और आगे कुछ नहीं किया। ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि चाइना के हाथ एक बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी लग गई थी, जो बायो ह्यूमन टेक्नोलॉजी से किसी भी तरह कमजोर नहीं थी। इसके अलावा एक बार उनका मैनमेड सोल एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता तो चाइना के एंड्रॉइड्स किसी भी बायो ह्यूमन से कम नहीं होते, बल्कि इन एंड्रॉइड्स को बनाने का कॉस्ट भी कम आता, जिससे प्रोडक्टिविटी का रेट और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता। इसलिए चाइना के सुपीरियर्स को जापानीज की बायोटेक्नोलॉजी में ना के बराबर इंटरेस्ट था। उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि वो मेजर राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री उस टेक्नोलॉजी को अपने लिए हथियाना चाहता था या नहीं। चूंकि ये मिलिट्री का एक सीक्रेट प्रोग्राम था, इसलिए रिसर्चर्स मांडा ग्रुप के हाई टियर रोबोट्स और जांग फैमिली के एनर्जी वेपन्स हासिल कर पाए थे। ओरिजिनली चाइना का प्लान अपने खुद के मेटा सोल्जर्स डेवलप करने का था। एक बार वो सक्सेसफुल हो जाते तो वो बायो ह्यूमन आर्मी के खिलाफ आसानी से लड़ सकते थे। लेकिन जियांग फे के आने से उनके एक्सपेरिमेंट का सीक्वेंस पूरी तरह गड़बड़ा गया था। चूंकि हान तियान्यू जियांग फे की तरफ था, उसने ये रिपोर्ट नहीं किया कि वर्ड्योर ग्लाइडर असल में जियांग फे था। इसी वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हुई कि रिसर्चर्स को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कि उनका एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट एक मेटा ह्यूमन था। जियांग फे के आने से डेटा पॉइंट्स के एवोल्यूशन का रेट काफी बढ़ गया था, जिससे रिसर्चर्स लालच में आ गए और उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स रिपोर्ट ना करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी मर्जी से गेम में प्लेयर्स को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। आखिर में अपने एक्सपेरिमेंट को स्पीड अप करने के लिए उन्होंने जियांग फे पर स्पिरिट अटैक तक इस्तेमाल कर लिया। यह पूरी सिचुएशन गवर्नमेंट और मिलिट्री के प्रोग्राम की वजह से खड़ी हुई थी, लेकिन रिसर्चर्स ने जल्दबाजी में आकर अपनी मर्जी से यह कदम उठाया था। इसलिए जियांग फे जिस मुजरिम को ढूंढ रहा था वो असल में कहीं था ही नहीं। अब चूंकि जियांग फे ने एक एनर्जी कैनन से बेस पर अटैक किया था और 0541 ने बेस के सारे कम्युनिकेशंस कट कर दिए थे, लीडर को यह समझने का कोई मौका ही नहीं मिला कि उनका एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट उनसे बदला लेने आया था। नेचुरल सी बात है, उन्हें लगा कि जांग फैमिली के इरादे खराब थे और उन्होंने एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स चुराने के लिए मेटा ह्यूमन्स के साथ हाथ मिला लिया था। इसी वजह से लीडर सबसे स्ट्रॉन्ग स्पिरिट अटैक एक्टिवेट करने के लिए तैयार हो गया था और जियांग फे के साथ साथ खुद को मारने के लिए बेस को भी डेटोनेट करना चाहता था। अब हम क्या करें? जियांग फे ने ऐसे एंडिंग की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। भले ही वो असॉल्ट एक एक्सीडेंट था, लेकिन इस बेस को टेक ओवर करने के अपने कुछ बेनिफिट्स हैं, 0541 ने जवाब दिया। जियांग फे हैरान रह गया। स्पिरिट डिसरप्शन टूल आपके लिए बहुत यूजफुल है। ये ब्रेव हार्ट के गिमिक्स में से एक है। ये स्पिरिट अटैक्स को ब्लॉक करने में मदद कर सकता है और आपकी स्पिरिट अटैक एबिलिटीज की कमी को भी कॉम्पेंसेट कर सकता है। 0541 ने कहा, ठीक है, चूंकि ये ब्रेव हार्ट का एक फ्रैगमेंट है, हम इसे ले लेंगे। जियांग फे ने अपने कंधे उचकाए। चूंकि उन्होंने पहले ही बेस को टेक ओवर कर लिया था, तो उनका लूट ना लेने का कोई रीजन नहीं बनता था। मैंने बाहर के सारे कम्युनिकेशंस पहले ही कट कर दिए हैं, इसलिए इन लोगों पर अटैक होने का सिग्नल कभी बाहर गया ही नहीं। एक बार हम यहां से निकल जाएं, मैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम को रिएक्टिवेट कर दूंगा। किसी को भनक भी नहीं लगेगी कि क्या हुआ। 0541 को पता था कि जियांग फे किस बात को लेकर वरीड था। म्यूटेंट्स के थ्रेट को देखते हुए जियांग फे नेचुरल सी बात है, मिलिट्री या गवर्नमेंट से अपने रिश्ते तोड़ना नहीं चाहता था। भले ही ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन असल में वो मिलिट्री के बेस में जबरदस्ती घुसा था।
उसने बेस के सारे गार्ड्स और रिसर्चर्स को भी मार दिया था। वो चाहे कितना भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता, मिलिट्री उसकी इन हरकतों से पक्का ऑफेंड हो जाती। 0541 के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जियांग फे को बहुत जल्दी स्पिरिट डिस्ट्रप्शन टूल मिल गया। उस चीज का साइज एक लाइटर जितना छोटा था, लेकिन रिसर्चर्स ने इसे मैसिव अमाउंट में एनर्जी सप्लाई की थी। उस टूल को एनर्जी देने के लिए 5 कमरों जितना इक्विपमेंट लगा हुआ था। इसका कुछ नहीं कर सकते। अर्थ के लोगों ने अभी तक एनर्जी क्रिस्टल की टेक्नोलॉजी को मास्टर नहीं किया है, इसलिए इस टूल को पावर सप्लाई करने के लिए ऐसे कम इफेक्टिव इक्विपमेंट की ज्यादा जरूरत पड़ती है। 0541 ने एक्सप्लेन किया, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या ये टूल भी बहुत ज्यादा एनर्जी कॉस्ट करने वाला है? जियांग फे ने माथा से कोड़ा। अगर इसे स्पिरिट अटैक्स ब्लॉक करने के लिए यूज किया जाए तो ये मेरे डायरेक्टली आपको डिफेंड करने से कम एनर्जी कॉस्ट करेगा, लेकिन अगर कोई एक्टिव अटैक इनिशिएट किया जाता है तो इसमें पक्का बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। फिर भी मैं इसे मॉडिफाई कर सकता हूं ताकि ये बायो एनर्जी यूज करे। इस तरह आप खुद इसे जरूरी एनर्जी सप्लाई कर पाएंगे, 0541 ने कहा, और उसी वक्त स्पेशल रिंग से एक ब्लू लाइट निकली। बहुत ही जल्द स्पिरिट डिस्ट्रप्शन टूल एक पर्पल क्रिस्टल नेकलेस में मॉडिफाई हो गया। क्या मुझे इसे पहनना होगा? जियांग फे ने पूछा। हाँ, बस इसे गले में पहन लीजिए। यह आपके एनर्जी लेवल से कम वाले स्पिरिट अटैक से आपको पैसिवली डिफेंड कर लेगा। इसके अलावा आप अपने एनर्जी लेवल के बराबर वाले स्पिरिट अटैक्स एक्टिवली फायर भी कर सकते हैं, 0541 ने जवाब दिया। अब चूंकि जियांग फे के पास लोअर टियर लेवल 4 एनर्जी थी, इसका मतलब था कि वो खुद को डिफेंड कर सकता था और लोअर टियर लेवल 4 स्पिरिट अटैक से अटैक भी कर सकता था। गले में उस पर्पल नेकलेस को पहनने के बाद जियांग फे ने उसे ट्राई करके देखा। जियांग फे ने बेस में लगे एनर्जी सप्लाई करने वाले न्यूक्लियर जनरेटर्स को तोड़ने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने उनके अंदर का सारा न्यूक्लियर मटेरियल्स अब्सॉर्ब कर लिया। ठीक है, चलो चलते हैं। जियांग फे ने बेस की तरफ एक नजर डाली। अब वहां ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसकी उसे जरूरत हो। एक्टिवेट सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम। द बेस विल डेटोनेट इन 5 मिनट्स। ऑल मेंबर्स प्लीज इवैक्यूएट इमीडिएटली। 0541 ने तुरंत बेस का सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। जियांग फे सेफ्टी पैसेजवे से भागने लगा। चूंकि रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी, वो 3 मिनट्स में ही सरफेस पर पहुंच गया। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और बहुत दूर उड़ गया। पैंग! एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी और पूरा बेस उड़कर टुकड़ों में बट गया। चूंकि ये जमीन के काफी नीचे था, बेस के ऊपर की चट्टानें पूरी तरह नीचे धंस गईं। पूरा बेस जमीन में 3000 मीटर्स नीचे दफन हो गया था। अब उसे खोदकर निकालना इम्पॉसिबल था। चलो चलें। जियांग फे ने अपना सिर हिलाया। मैनमेड सोल्स पर रिसर्च करने वाले ऐसे सीक्रेट बेसेस एक से ज्यादा थे, लेकिन इस एक्सपेरिमेंटल टीम ने अपनी जल्दबाजी के चक्कर में गलती से जियांग फे से पंगा ले लिया था। इस छोटे से ग्रुप के अलावा और भी कई ग्रुप्स थे जो इसी रिसर्च पर काम कर रहे थे। इसलिए भले ही जियांग फे ने एक बेस को तबाह कर दिया था, पर इससे एंड्रॉयड सोल्जर्स बनाने के चाइना के ओवरऑल प्लान पर कोई खास असर नहीं पड़ा था। इसके अलावा चूंकि 0541 ने जियांग फे के वहां होने के सारे सुराग मिटा दिए थे, मिलिट्री कभी इस बेस की तबाही को जियांग फे से जोड़कर नहीं देख पाएगी। बेस से काफी दूर निकलने के बाद जियांग फे वेस्ट की तरफ मुड़ गया। चूंकि वो नॉर्थ पोल को पूरी तरह एक्सप्लोर कर चुका था, उसे पक्का यकीन था कि वहां ब्रेव हार्ट के और कोई फ्रैगमेंट्स नहीं बचे हैं। इसलिए जियांग फे ने साउथ पोल पर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया ताकि वो देख सके कि क्या उसे वहां इंजन रूम मिल सकता है। जियांग फे के चाइना के बॉर्डर से बाहर निकलते ही 0541 ने उसे एक और खुशखबरी दी। कैप्टन बायो पोशन कंप्लीट हो गया है। 0541 की आवाज आते ही जियांग फे को अपनी स्पेशल रिंग में पीले रंग के पोशन की 2 छोटी बॉटल्स दिखाई दी। ये तो बहुत बढ़िया है। जियांग फे का दिल खुशी से झूम उठा और उसने जाइगैंटिक सॉर्ड को नीचे उतरने के लिए कंट्रोल किया। उस वक्त जियांग फे चाइना के बॉर्डर्स के ठीक बाहर था। उसके चारों तरफ जंगलों के अलावा और कुछ नहीं था, इसलिए उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि कोई उसे वहां ढूंढ लेगा। नीचे उतरने के बाद जियांग फे ने एक फ्लैट ग्राउंड ढूंढा। फिर उसने अपनी जाइगैंटिक सॉर्ड वापस रख दी और स्पेशल रिंग से पोशन की दोनों बॉटल्स निकाल लीं। 1 सेकंड रुकिए कैप्टन। जैसे ही जियांग फे पोशंस पीने वाला था, 0541 ने उसे रोक दिया। क्या बात है? जियांग फे ने पूछा। यह लेवल 5 एलियन बीस्ट से बना बायो पोशन है। अगर आपने ये सब एक साथ पी लिया तो आपकी बॉडी इतनी सारी एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस पोशन को 2 बार में पिएं। एक बार आपका लेवल इंक्रीज हो जाए और स्टेबलाइज हो जाए तो आप दूसरी बॉटल पी सकते हैं, 0541 ने कहा। उसने जानबूझकर पोशन को 2 बॉटल्स में बांटा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं जियांग फे उसे एक ही बार में ना पी जाए। अगर इतनी ज्यादा एनर्जी हैंडल ना कर पाने की वजह से जियांग फे मारा जाता तो ये एक बहुत बड़ा हादसा होता। ठीक है। जियांग फे ने सिर हिलाया और पोशन की एक बॉटल वापस रख दी। जियांग फे ने बची हुई पोशन की बॉटल अपने हाथ में पकड़ी और सिर उठाकर उसके अंदर का सारा पीला लिक्विड एक ही बार में गटक लिया। भले ही पोशन का टेस्ट थोड़ा खट्टा और मीठा सा था, पर जियांग फे को इसके टेस्ट से कोई मतलब नहीं था। उसे पता था कि जल्दी ही उसे भयानक दर्द होने वाला था। ये पहली बार नहीं था जब जियांग फे ने बायो पोशन पिया था। आगे जो होने वाला था उसके लिए वो अच्छे से तैयार था। जियांग फे ने एक खुली जगह ढूंढी, फिर वो बैठ गया और आगे होने वाली चीजों के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करने लगा।
लगभग 3 मिनट्स बाद पोषण का असर शुरू हो गया। दर्द के मारे जियांग फे जमीन पर लौटने लगा। उसकी बॉडी में दौड़ती एनर्जी का एहसास ऐसा था जैसे लाखों चींटियां उसे एक साथ काट रही हों। लेकिन उसका फटा हुआ फ्लैश बहुत जल्दी रिजेनरेट भी हो जाता था। दर्द और नमनेस के इस मिक्स ने जियांग फे की हालत ऐसी कर दी थी कि वो बस मरना चाहता था। जियांग फे का स्पेशल टैलेंट एक बार फिर बाहर आ गया। ज्यादातर नॉर्मल इंसान इतने दर्द से या तो बेहोश हो जाते या मर ही जाते, लेकिन जियांग फे की विल पावर और टॉलरेंस का लेवल कमाल का था। ना सिर्फ उसकी अवेयरनेस बढ़ गई थी, बल्कि उसकी बॉडी हर चीज को और भी ज्यादा इंटेंसली फील कर सकती थी। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये उसके लिए बहुत बड़ा फायदा होता, लेकिन अभी अपनी इन्हीं तेज सेंसेस की वजह से जियांग फे और भी भयानक टॉर्चर झेल रहा था। लेवल 5 बीइंग से बना ये पोशन जियांग फे की उम्मीद से कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। बहुत जल्द जियांग फे को वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। उसे लग रहा था जैसे वो हजारों सालों से ये दर्द झेल रहा हो। उसे लगा कि हेल में बुरी सोल्स को भी ऐसे ही तड़पाया जाता होगा। जियांग फे की कॉन्शियसनेस में उसे कोई आइडिया नहीं था कि कितना वक्त बीत चुका था। जब उसकी बॉडी का दर्द धीरे धीरे गायब होने लगा तो उस सूदिंग सेंसेशन ने जियांग फे को बहुत सुकून दिया। दर्द के गायब होते ही जियांग फे एक बड़े पेड़ के सहारे टिक गया। वो कुछ और कर भी नहीं सकता था। इतने भयानक दर्द का टॉर्चर झेलने के बाद वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जियांग फे ने आसमान की तरफ देखा और सोचने लगा कि वो कितनी देर तक तड़पा होगा, लेकिन पेड़ की डालियां इतनी घनी थीं कि जियांग फे को आसमान बिल्कुल नहीं दिखा। फिर भी ये तो साफ था कि जंगल में बहुत अंधेरा हो चुका था। 0541 मुझे पोशन पिए कितना वक्त हो गया है? जियांग फे ने पूछा। 8 आवर्स बीत चुके हैं, 0541 ने जवाब दिया। किसी दिन मैं ये पोशन पीकर ही मर जाऊंगा, जियांग फे ने कहा। पोशंस जितने ज्यादा स्ट्रांग होते उसे उतनी ही ज्यादा देर तक तड़पना पड़ता था। डोंट वरी कैप्टन, पोशन की टेक्निक बहुत डेवलप्ड है। यह बहुत सेफ है और इससे आपकी जान नहीं जाएगी। आखिर 0541 अभी भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही था। उसे समझ नहीं आया कि जियांग फे सार्कास्टिक हो रहा था, इसलिए उसने तुरंत जियांग फे को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। अब मेरा एनर्जी लेवल क्या है? जियांग फे ने पूछा। जियांग फे को सबसे ज्यादा फिक्र इसी बात की थी। एक बार आप रिकवर हो जाएं, आपका एनर्जी लेवल हाई टियर लेवल 4 तक पहुंच जाएगा। आप जल्दी ही पिनेकल लेवल 4 तक ब्रेक थ्रू कर पाएंगे, 0541 ने जवाब दिया। सच में? यह जवाब सुनकर जियांग फे खुशी से हैरान रह गया। जब जियांग फे ने पोशन पिया था तो वो सिर्फ लोअर टियर लेवल 4 पर था, लेकिन पोशन की सिर्फ एक बॉटल ने उसे हाई टियर लेवल 4 और यहां तक कि पिनेकल लेवल 4 तक बूस्ट कर दिया था। यह लगभग 3 लेवल का इंक्रीमेंट था। बिल्कुल, आखिर पोशन एक लेवल 5 बीइंग से बना है। उसके फ्लैश में उम्मीद से कहीं ज्यादा पावर है, 0541 हंसा। ऑसम! जियांग फे ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। पावर में मिले इस बूस्ट को देखते हुए उसने जो दर्द सहा था वो बिल्कुल बेकार नहीं गया। एक बार आपकी एनर्जी रिकवर हो जाए, आपकी कंबाइंड अटैक पावर पिनेकल लेवल 4 तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आप किसी पिनेकल लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट से लड़ते हैं तो आपके हारने के चांसेस अभी भी ज्यादा हैं। लेकिन अगर आप उन मेटा ह्यूमन से लड़ते हैं जिनके पास टेक्निक्स नहीं है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, 0541 ने एक्सप्लेन किया। टैम! जियांग फे बहुत खुश था। मैं दूसरी बॉटल कब पी सकता हूं? आखिर जियांग फे पहले ही हाई टियर लेवल 4 तक पहुंच चुका था। अगर वो एक और बॉटल पी लेता तो वो पिनेकल लेवल 4 तक ब्रेक थ्रू कर सकता था। आपको कम से कम 1 महीना और वेट करना होगा। आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ को आपके एनर्जी लेवल के साथ अलाइन होना जरूरी है। उसके बाद ही आप दोबारा बायो पोशन पी पाएंगे, वरना आपकी बॉडी पर इस एडिशनल बर्डन का बुरा असर पड़ सकता है, 0541 ने एक्सप्लेन किया। 1 महीना? जियांग फे ने मन ही मन सोचा। अगर म्यूटेंट्स के हाथ बायोटेक्नोलॉजी लग भी गई तब भी वो 1 महीने में उसे मास्टर नहीं कर सकते थे, इसलिए जियांग फे के पास वेट करने का टाइम था। लगभग 1 घंटे बाद जियांग फे ने किसी तरह अपनी एनर्जी रिकवर कर ली थी। उसने पास के एक पेड़ के सहारे खुद को जमीन से उठाया और जोर लगाकर अपने हाथ पैर हिलाए। थोड़ा सा खाना खाने के बाद वो अपनी एनर्जी पूरी तरह रिकवर करने के लिए फिर से बैठ गया। इतना सब झेलने के बाद आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। चूंकि जियांग फे अभी भी जंगल में था, उसे अपने चारों तरफ अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। जियांग फे ने अपने आसपास से कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और अपनी फायर बेस्ड ऑरिजिन फोर्स का इस्तेमाल करके उन्हें जला दिया। उसके बगल में एक बॉनफायर तेजी से जलने लगी। मुझे नहीं लगता आज पूरी तरह रिकवर होना पॉसिबल है। कल सुबह तक मैं पूरी तरह रिकवर हो जाऊंगा, जियांग फे ने अपनी हालत देखते हुए सोचा। उसे अभी भी बहुत थकान फील हो रही थी। लग रहा था कि इस बार पोशन का असर उस पर बहुत बुरा हुआ था। इस पूरे टॉर्चर से उसकी बॉडी बुरी तरह एग्जॉस्ट हो चुकी थी। जियांग फे के पास करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए वो रिकवर होने के लिए एक बड़े पेड़ के सहारे बैठा रहा। सही वक्त आने पर जियांग फे ने गेम में लॉग इन किया। गेम में लॉग इन करने के बाद जियांग फे एक बार फिर नागा क्वीन के सॉफ्ट काउच पर आ गया। जब जियांग फे ने पिछले दिन फोर्सफुली डिस्कनेक्ट किया था तो गेम पॉज नहीं हुआ था। नेचुरल सी बात है, नागा क्वीन पूरा दिन बेड पर लेटकर जियांग फे का वेट तो नहीं करती, इसलिए महल इस वक्त पूरी तरह खाली था। लगता है बेस को तबाह करने का गेम पर कुछ खास असर नहीं पड़ा, जियांग फे अपने आप से बुदबुदाया।
वो बेस कई एक्सपेरिमेंटल बेसिस में से सिर्फ एक था। भले ही बाकी बेसिस के रिसर्चर्स भी मैनमेड सोल्स बनाने पर रिसर्च कर रहे थे, पर उनका जियांग फे से कोई आमना सामना नहीं हुआ था, इसलिए जियांग फे भी उनसे कोई पंगा नहीं लेना चाहता था। वापस आकर इस पर बात करते हैं। जियांग फे ने सीधा नागा क्वीन के महल में गेट ऑफ अबिस एक्टिवेट कर दिया। चूंकि जियांग फे यहां आने के लिए होली नागा सिटी का टेलीपोर्टेशन पॉइंट इस्तेमाल कर चुका था, उसने सीधा यहां टेलीपोर्ट होने की एबिलिटी अनलॉक कर ली थी। फ्यूचर में वो यहां और भी आसानी से आ सकता था। अभी के लिए जियांग फे को जल्दी से सिटी ऑफ सिनर्स वापस जाना था, क्योंकि उसे एक और मैच में कम्पीट करना था। जियांग फे सीधा नेफिलिम्स किंग पैलेस से सिटी ऑफ सिनर्स में टेलीपोर्ट हो गया। सिटी से थोड़ा ही दूर जाने के बाद जियांग फे प्रोफेशनल प्लेयर्स वाले पीवीपी अरीना में पहुंच गया। जियांग फे का मैच सुबह का पहला मैच था। उसका ओपोनेंट एक बहुत ही स्पेशल पार्टिसिपेंट था। जब जियांग फे और वो पार्टिसिपेंट स्टेज पर खड़े हुए तो होस्ट के बोलना शुरू करने से पहले ही जियांग फे को एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिला। डिंग, डिस्कवर्ड द कॉल्ड्रन ऑफ द एंशिएंट किंगडम स्पिरिट। जब जियांग फे को ये नोटिफिकेशन मिला, उसका ओपोनेंट भी हैरान दिखा। साफ था कि उसे भी यही नोटिफिकेशन मिला था कि जियांग फे के पास उन कॉल्ड्रन्स में से एक था। मुझे यकीन नहीं हो रहा। फेमस जियांग फे भी 9 कॉल्ड्रन्स के होल्डर्स में से एक है। होस्ट जब जियांग फे और उसके ओपोनेंट को इंट्रोड्यूस कर रहा था, तभी उन दोनों ने आपस में बातचीत शुरू कर दी। जियांग फे हंसा और अपने ओपोनेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगा। सनसेट स्नोफ्लेक, ह्यूमन रेस, डिफेंसिव नाइट, लेवल 63 हेल्थ पॉइंट्स, 73,512 माना पॉइंट्स, 2,300 अटैक पावर, 7,800 फिजिकल डिफेंस, 13,500 मैजिक डिफेंस, 15,800 रिमार्क, होल्डर ऑफ कॉल्ड्रन ऑफ स्पिरिट। सनसेट स्नोफ्लेक के एट्रीब्यूट्स देखने के बाद जियांग फे को अपने ओपोनेंट का थोड़ा आइडिया लग गया था। ये एक नॉर्मल सेकंड जॉब क्लास प्लेयर था। ऊपर से ये एक डिफेंसिव नाइट था जिसकी अटैक एबिलिटीज बहुत ही बेकार थीं। जियांग फे को बिल्कुल नहीं लगा कि इससे उसे कोई भी खतरा हो सकता है। मुझे पक्का यकीन है कि आप सब वर्डियर ग्लाइडर को अच्छे से जानते होंगे, पर उसका ओपोनेंट भी आपके लिए कोई नया चेहरा नहीं है। भले ही ये पहली बार क्लास कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहा है, लेकिन ये आज तक एक भी बार नहीं हारा है। होस्ट ने आखिरकार सनसेट स्नोफ्लेक को इंट्रोड्यूस किया। TSK, दफा हो जा, बदबूदार कछुए। पर ऑडियंस को होस्ट का ये इंट्रोडक्शन कुछ खास पसंद नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि हर कोई सनसेट स्नोफ्लेक से बहुत चिढ़ता है। स्क्रू मी, वो कभी हारा नहीं। इतना टैंकी? जियांग फे एकदम हैरान रह गया। सनसेट स्नोफ्लेक के एट्रीब्यूट्स देखकर जियांग फे को उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं लगा था। भले ही वो कॉल्ड्रन्स ऑफ द एंशिएंट किंगडम में से एक का होल्डर था, पर कॉल्ड्रन ऑफ स्पिरिट बिल्कुल जियांग फे के कमांडिंग कॉल्ड्रन जैसा ही था। इसकी वजह से प्लेयर के ऑफेंसिव एट्रीब्यूट्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते थे। ठीक है, बकवास बंद करते हैं और इन दोनों को लड़ने देते हैं। ऑडियंस का रिएक्शन देखकर होस्ट अब और कुछ नहीं बोलना चाहता था। अच्छी बात यह थी कि जियांग फे का वहां होना ही भीड़ को एक्साइट करने के लिए काफी था। ऊपर से उसका ओपोनेंट भी काफी जाना माना था, इसलिए ऑडियंस एक मजेदार मैच की उम्मीद कर रही थी। जज का सिग्नल मिलते ही जियांग फे और सनसेट स्नोफ्लेक के बीच फाइट शुरू हो गई। आ जाओ। चूंकि उसके ओपोनेंट के पास कॉल्ड्रन्स ऑफ द एंशिएंट किंगडम में से एक था, इसलिए जियांग फे ने जरा भी टाइम वेस्ट करने की गलती नहीं की। उसने तुरंत अपने गेल स्टॉर्म्स हैमर से उस पर हमला कर दिया। -24,560। जियांग फे की 30,000 से ज्यादा अटैक पावर ने ओपोनेंट की लगभग 1/3 HP खत्म कर दी थी। दोनों के लेवल्स में 10 से ज्यादा का फर्क होने के बावजूद कोई क्रिटिकल हिट नहीं लगा था। साफ दिख रहा था कि इस लड़के का डिफेंस बहुत तगड़ा है। इसमें कोई शक नहीं था कि डिफेंस नाइट को गेम की सबसे टफ क्लासेस में से एक क्यों माना जाता था। लेकिन गेलस्टॉर्म्स हैमर का लाइट इफेक्ट खत्म होने से पहले ही जियांग फे ने देखा कि सनसेट स्नोफ्लेक की हेल्थ पॉइंट्स पूरी तरह से रिकवर हो चुकी थी, और ये रिकवरी किसी स्किल की वजह से नहीं हुई थी। ये उसकी नेचुरल हेल्थ पॉइंट रिकवरी थी। डैम, अब मुझे समझ आया कि ये लड़का कभी क्यों नहीं हारा। जियांग फे को अचानक एक बहुत बड़ी बात समझ आ गई। स्पिरिट एट्रीब्यूट का सबसे जरूरी काम प्लेयर की हेल्थ पॉइंट्स और माना पॉइंट्स को तेजी से रिकवर करना होता था। ये एक ऑटोमेटिक रिकवरी थी जिसे रोका या बीच में तोड़ा नहीं जा सकता था। वैसे तो नॉन हीलिंग क्लास प्लेयर्स के लिए ये एट्रीब्यूट कुछ खास काम का नहीं होता था, क्योंकि रिकवरी का अमाउंट इतना कम होता था कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन एक बार जब ये एट्रीब्यूट 10,000 पॉइंट्स तक पहुंच जाता तो एक अलग ही जादू देखने को मिलता था। सनसेट स्नोफ्लेक की हेल्थ पॉइंट रिकवरी रेट जरूरत से कहीं ज्यादा थी। जब तक जियांग फे उसे एक ही अटैक में मार नहीं गिराता, उसे मारना इम्पॉसिबल था। यही वजह थी कि सनसेट स्नोफ्लेक कॉम्पिटिशन में कभी नहीं हारा था। 10,000 डिफेंस पॉइंट्स और साथ में तगड़े फिजिकल और मैजिक डिफेंस के होते हुए इस क्लास के प्लेयर्स को एक सेकंड में मारना लगभग इम्पॉसिबल था। ऊपर से उसके पास एक इन्विंसिबल स्किल भी थी। अगर कोई मैजिक क्लास प्लेयर अपना अल्टीमेट स्किल भी यूज कर ले तो भी वो अपनी इन्विंसिबल स्किल को यूज करके बच सकता था। आखिर में उसका ओपोनेंट या तो धीरे धीरे मारा जाता या फिर तुरंत सरेंडर कर देता। भले ही इसका मतलब ये था कि वो इन्विंसिबल है, पर ऑडियंस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था। सनसेट स्नोफ्लेक का लड़ने का तरीका बहुत ही घटिया था, क्योंकि वो एक फेयर बैटल में दुश्मन को हराने के बजाय उनके सरेंडर करने का इंतजार करता था।
हे वर्डियोर ग्लाइडर, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही दम है? सनसेट स्नोफ्लेक जोर से हंसा। जियांग फे के हमला करने से पहले सनसेट स्नोफ्लेक थोड़ा नर्वस था। आखिर जियांग फे एक लेजेंड के रूप में बहुत फेमस था, इसलिए सनसेट स्नोफ्लेक को कोई आइडिया नहीं था कि वो इस बैटल में कैसा परफॉर्म कर पाएगा। लेकिन जब जियांग फे उसकी सिर्फ 1/3 हेल्थ पॉइंट्स ही कम कर पाया तो उसने आखिरकार चैन की सांस ली। जब तक जियांग फे उसे 1 सेकंड में नहीं मार सकता था, सनसेट स्नोफ्लेक आराम से अपने तरीके से जियांग फे को हैंडल कर सकता था। वो ऑडियंस के भड़कने और जियांग फे के बोर होने का इंतजार करने वाला था। जैसे ही जियांग फे खींचकर पागल होने लगेगा, वो हार मान लेगा और सनसेट स्नोफ्लेक जीत जाएगा। सच कहूं तो सनसेट स्नोफ्लेक ने आज तक किसी भी ओपोनेंट को असल में नहीं हराया था। ज्यादातर लोग उसके लड़ने के घटिया तरीके से परेशान होकर खुद ही हार मान लेते थे। हे जियांग फे ने एक ठंडी हंसी हंसी। ऐसा लग रहा था कि सनसेट स्नोफ्लेक सच में सोच बैठा था कि जियांग फे उसे हरा नहीं सकता। जियांग फे ने अटैक करना नहीं छोड़ा। उसने बेशर्मी से डींगे हाँकते सनसेट स्नोफ्लेक को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। हार मान लो वर्डियोर ग्लाइडर, अगर तुम मुझे 1 सेकंड में नहीं मार सकते तो तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे। सनसेट स्नोफ्लेक पागलों की तरह हंसा। उसने जियांग फे पर अटैक नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि उसका मामूली डैमेज जियांग फे के डिफेंस को खरोंच तक नहीं मार सकता। वो बस एक पंचिंग बैग की तरह खड़ा रहा ताकि जियांग फे जी भरकर उस पर भड़ास निकाल सके। बैंग लगातार गिरती लाइटनिंग के बाद सनसेट स्नोफ्लेक के चेहरे पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं। रूथलेस बराज के स्टैक्स की वजह से जियांग फे का अटैक लगातार बढ़ रहा था और इस बढ़ते डैमेज को देखकर सनसेट स्नोफ्लेक अपनी जान बचाने के लिए अरीना में इधर उधर भागने लगा। ब्रदर फे, मार डालो इसे, इसकी अच्छे से धुलाई करो, इसके मुंह पर मारो। ऑडियंस बहुत एक्साइटेड हो रही थी। पिछली बैटल्स में सनसेट स्नोफ्लेक के घटिया बर्ताव ने बहुत लोगों का दिमाग खराब कर रखा था। भले ही जियांग फे के अटैक्स टारगेट पर लॉक नहीं हो पा रहे थे, पर उसकी स्पीड सनसेट स्नोफ्लेक से 10 गुना ज्यादा थी। वो बस कुछ ही कदमों में सनसेट स्नोफ्लेक तक पहुंच सकता था, इसलिए एकदम करीब से हैमर मारते हुए जियांग फे की एक्यूरेसी 100% थी। बस कुछ ही सेकंड्स में जियांग फे का रूथलेस बराज 10 बार स्टैक हो गया। उसकी अटैक पावर 92,000 तक पहुंच चुकी थी, जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाता। सनसेट स्नोफ्लेक का डिफेंस हटाने के बाद उसकी 70,000 से ज्यादा हेल्थ पॉइंट्स अब जियांग फे के भयानक हमलों को नहीं झेल सकती थी। डिवाइन शील्ड। भले ही इनविंसिबल स्टेट ने सनसेट स्नोफ्लेक की जिंदगी कुछ सेकंड्स के लिए बढ़ा दी थी, पर यह कोई पक्का सोल्यूशन नहीं था। 12 सेकंड्स बाद इनविंसिबल इफेक्ट खत्म हो गया। सनसेट स्नोफ्लेक के पास अपनी जान बचाने वाली एक और स्किल एक्टिवेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उसकी हेल्थ पॉइंट्स 30% बढ़ गई और करीब 1 लाख हेल्थ पॉइंट्स होने की वजह से उसकी जान बच गई। हे, तुम्हें क्या लगता है तुम अब बच गए? जियांग फे मुस्कुराया। वो सनसेट स्नोफ्लेक की स्किल खत्म होने का इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। भले ही जियांग फे का रूथलेस बराज पूरी तरह स्टैक हो चुका था और वो अपनी अटैक पावर को और नहीं बढ़ा सकता था, पर जियांग फे ने अभी तक अपनी कोई भी स्किल यूज नहीं की थी। जजमेंट -463,869। सनसेट स्नोफ्लेक के सिर के ऊपर लगभग 5 लाख का डैमेज दिखा और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा। तब तक सनसेट स्नोफ्लेक को एहसास ही नहीं हुआ था कि जियांग फे इस पूरे समय बस उसके साथ खेल रहा था। जियांग फे 5 गुना अटैक बफ के साथ जजमेंट बहुत कम यूज करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस स्किल का कूलडाउन 1 मिनट का था। फिर भी जियांग फे ने आज इस लड़के पर इसे यूज किया ताकि वो उसे एक ग्रैंड फ्यूनरल दे सके। उसका सनसेट स्नोफ्लेक की बेइज्जती करने का कोई इरादा नहीं था। आखिर जियांग फे उसका कॉल्ड्रन ऑफ द एंशिएंट किंगडम लेना चाहता था, इसलिए जियांग फे चाहता था कि सनसेट स्नोफ्लेक एक शानदार मौत मरे, और यही वजह थी कि उसने ऑडियंस के सामने अपनी जजमेंट स्किल दिखाई। लगभग 5 लाख का डैमेज खाकर मरना सनसेट स्नोफ्लेक के हारने का एक इज्जतदार तरीका था। एक सफेद रोशनी चमकी और सनसेट स्नोफ्लेक अरीना के बाहर रिवाइव हो गया। जियांग फे ने कॉल्ड्रन ऑफ स्पिरिट उठाया और उसे रख लिया। भले ही कॉल्ड्रन्स ऑफ द एंशिएंट किंगडम बहुत ताकतवर थे, पर मरने पर ओनर इन्हें खो देता था। पीवीपी अरीना में मरना भी इसका कोई एक्सेप्शन नहीं था। येजी समनिंग जियांग फे ने जमीन से छोटा सा कॉल्ड्रन उठाया और उसे तुरंत अपने बैकपैक में डाल लिया। पर जैसे ही उसने उस कॉल्ड्रन को पकड़ा, उसे लगातार कई सिस्टम नोटिफिकेशंस मिलने लगे। डिंग! Obtained the second cauldron of the ancient kingdom. Ding! Congratulations, player Verdio Glider has been promoted to Trialist of the Heavens. Ding! Obtained passive skill, Mark of the Heavens. Ding! Your instructor Oyezi is waiting for you at XXX in Dawnlight City. लगातार आ रहे इन सिस्टम नोटिफिकेशंस ने जियांग फे को थोड़ा हैरान कर दिया था, लेकिन थोड़ा चेक करने के बाद उसे समझ आ गया कि दूसरा कॉल्ड्रन ऑफ द एंशिएंट किंगडम मिलने का मतलब था कि उसने ऑफिशियली हेवेंस के खिलाफ वाले रास्ते पर कदम रख दिया है। Verdio Glider. Invincible Brother Fei. ब्रदर फे, तुम कमाल हो। तभी अरीना के बाहर हर कोई जोर जोर से चीयरिंग कर रहा था। वैसे तो इन लोगों के लिए 5 लाख का डैमेज कोई नई बात नहीं थी, लेकिन जिन भी प्लेयर्स ने इतना डैमेज दिया था वो ज्यादातर मैजिक क्लास प्लेयर्स थे। ऊपर से वो लोग करीब 3 मिनट्स तक चांटिंग करने के बाद ही इतना डैमेज दे पाते थे। पर जियांग फे ने एक इंस्टेंट स्किल से ही इतना खतरनाक डैमेज दे दिया था।
इसी वजह से पूरी भीड़ पागल हो गई थी। सनसेट स्नोफ्लेक ने दूसरा राउंड फॉरफिट कर दिया है। इस मैच का विनर है वर्ड्योर ग्लाइडर, जज ने स्टेज पर आते हुए कहा। चूंकि सनसेट स्नोफ्लेक अपना कॉल्ड्रन ऑफ द एंशिएंट किंगडम हार चुका था, इसलिए उसकी वो कमाल की हेल्थ पॉइंट रिकवरी भी जा चुकी थी। अगर वो फाइट कंटिन्यू रखता तो उसकी सिर्फ धुलाई ही होती। उसने न सिर्फ जियांग फे के साथ चल रहे मैच से हार मान ली, बल्कि पूरे कॉम्पिटिशन से ही अपना नाम वापस ले लिया। जज से कॉन्फर्मेशन मिलने के बाद जियांग फे तुरंत अरीना से बाहर निकल गया। उसके पास ना तो भीड़ की चेयरिंग एंजॉय करने का टाइम था और ना ही होस्ट से बात करने का। चूंकि जियांग फे का सीक्रेटिव क्लास इंस्ट्रक्टर अचानक से वापस आ गया था, इसलिए उसे तुरंत वहां पहुंचना था। जब होस्ट ने देखा कि जियांग फे बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन चूंकि जियांग फे कोई प्रोफेशनल प्लेयर नहीं था और उसने कंपटीशन का कोई रूल भी नहीं तोड़ा था, इसलिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। जियांग फे को ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जरा भी परवाह नहीं थी। कंपटीशन में हिस्सा लेने का उसका इकलौता मकसद कॉल्ड्रन ऑफ द एंशिएंट किंगडम को ढूंढना था। बाकी किसी भी चीज से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पीवीपी अरीना से निकलने के बाद अपना टाइम बचाने के लिए जियांग फे ने तुरंत अबिसल गेट एक्टिवेट किया और खुद को नेफिलिम किंग्स पैलेस से डॉनलाइट सिटी टेलीपोर्ट कर लिया। उस वक्त डॉनलाइट सिटी किसी गोस्ट टाउन जैसी लग रही थी। वहां बस कुछ ही प्लेयर्स मौजूद थे और उनके अलावा कुछ लो लेवल प्लेयर्स थे जो शायद गेम में नए नए आए थे। ऊ येजी उसी टूटी फूटी ब्लैकस्मिथ शॉप पर खड़ा था। जियांग फे को समझ नहीं आ रहा था कि उसके इंस्ट्रक्टर को ये जगह इतनी पसंद क्यों है। ऊ येजी को देखते ही जियांग फे एकदम हैरान रह गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि ओ येजी अब सड़क के किसी भिखारी जैसा नहीं लग रहा था जैसे वो पहले लगा करता था, बल्कि उसने पूरा गोल्डन आर्मर पहन रखा था। जियांग फे ने उसे इस रूप में सिर्फ उन 10 सेकंड्स के लिए देखा था जब वो पहली बार ओ येजी का डिसाइपल बना था, वरना ओ येजी हमेशा सड़क के किसी भिखारी की तरह ही कपड़े पहनकर रहता था। इंस्ट्रक्टर, क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? जियांग फे पूरी इज्जत के साथ ओ येजी की तरफ बढ़ा। अब उसे पता चल चुका था कि उसका इंस्ट्रक्टर असल में कितना गॉडली है। हाँ, ऊ येजी ने जियांग फे की तरफ देखते हुए सिर हिलाया। फिर वो बिना कुछ बोले बस जियांग फे को घूरता रहा। जब जियांग फे ने देखा कि ऊ येजी का कुछ भी बोलने का इरादा नहीं है, तो उसे भी समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, इसलिए वो भी बस चुपचाप इज्जत से वहां खड़ा रहा। क्या तुमने सच में अच्छे से सोच लिया है? ऊ येजी ने जियांग फे को करीब 5 मिनट्स तक देखने के बाद आखिर में पूछा। हाँ, मैंने अच्छे से सोच लिया है। जियांग फे को पता था कि ऊ येजी उससे वॉर ऑफ द हेवेंस के बारे में पूछ रहा है। आखिर ट्रायलिस्ट ऑफ द हेवेंस बनते ही ऊ येजी उसे ढूंढने आ गया था। अगर ये सिर्फ एक इत्तेफाक होता तो बहुत अजीब बात होती। ऊ येजी ने सिर हिलाया और काफी देर तक चुप रहा। आखिर में वो बोला, भले ही तुम मेरे डिसाइपल हो, पर मेरा तुम्हें इस बैटल में घसीटने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन चूंकि तुमने खुद ही ये रास्ता चुना है, तो मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करूंगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू टीचर। जियांग फे खुशी से चमक उठा। ऊ येजी की बातें सुनकर जियांग फे को यकीन हो गया था कि 9 कॉल्ड्रन्स ऑफ द एंशिएंट किंगडम को हासिल करने में उसे पूरा सपोर्ट मिलेगा। सबसे जरूरी बात यह थी कि 4 सेजेस ऑफ द हेवेंस में से हर किसी के पास एक कॉल्ड्रन था, और ऊ येजी भी इत्तेफाक से उन्हीं 4 सेजेस ऑफ द हेवेंस में से एक था, इसलिए उसके पास भी पक्का एक कॉल्ड्रन तो होगा ही। अगर कॉल्ड्रन ऑफ द एंशिएंट किंगडम किसी प्लेयर के पास होता तो जियांग फे उसे छीन सकता था, पर अगर कॉल्ड्रन इन मास्टर्स में से किसी के पास हो तो जियांग फे ऐसी कोशिश करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। मुझे यकीन है कि तुम्हें पता होगा कि मेरे पास भी एक कॉल्ड्रन है, ऊ येजी ने बड़े आराम से कहा। हाँ, जियांग फे ने सिर हिलाया। मुझे वो कॉल्ड्रन तुम्हें देने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम अभी उसके लायक नहीं हो, ऊ येजी ने कहा। मैं खुद को इसके लायक कैसे साबित कर सकता हूं? जियांग फे ने पूछा। तुम्हें एक हाई टियर डिवाइन ब्लैकस्मिथ बनना होगा, और साथ ही मेरा सक्सेसर भी। ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ एक डिवाइन ब्लैकस्मिथ का डिसेंडेंट ही कॉल्ड्रन ऑफ क्रिएशन को हासिल कर सकता है, ऊ येजी ने गंभीर होकर कहा। मैं इसके लिए बहुत मेहनत करूंगा। जियांग फे ने सिर हिलाया। वो काफी लंबे समय से बहुत आलसी हो गया था। वो अपना ज्यादातर वक्त लड़कियों के साथ बिता रहा था और इक्विपमेंट क्राफ्ट करने के बारे में तो पूरी तरह भूल ही चुका था। इसलिए जब से वो इंटरमीडिएट डिवाइन ब्लैकस्मिथ लेवल पर पहुंचा था, तब से उसने एक भी इक्विपमेंट क्राफ्ट नहीं किया था। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है। मैं तुम्हें पूरी तरह सपोर्ट कर रहा हूं। ये लो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक रेसिपी है। इसका अच्छे से इस्तेमाल करना और क्राफ्ट करने में खूब मेहनत करना। एक बार जब तुम हाई टियर डिवाइन ब्लैकस्मिथ बन जाओगे तो मैं खुद तुम्हें ढूंढता हुआ आ जाऊंगा, ऊ येजी ने कहा, और उसके शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। वो गोल्डन लाइट तुरंत जियांग फे के शरीर के अंदर समा गई। डिंग, यू हैव अक्वायर्ड द रेसिपी, ट्वाइलाइट बो। उस गोल्डन लाइट के जियांग फे के शरीर में जाते ही उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिला। उसी वक्त उसकी स्मिथिंग लिस्ट में एक नया स्मिथिंग ऑप्शन आ गया था। थैंक यू मास्टर। जियांग फे ने ओ येजी के सामने सिर झुकाया, पर जब उसने अपना सिर उठाया तो ओ येजी वहां से गायब हो चुका था। चलो शुरू करते हैं। अब मुझे सिर्फ कंपटीशन और स्मिथिंग पर ही फोकस करना है। जियांग फे ने सिर हिलाया। साथ ही उसने अपने मिले हुए रिवॉर्ड्स भी चेक किए। सबसे पहले उसने अपनी नई मिली पैसिव स्किल चेक की, जो कि मार्क ऑफ द हेवेंस थी। मार्क ऑफ द हेवेंस, व्हेन सबऑर्डिनेट्स ऑफ द किंग जो ऑफ शांग सी यू, योर रिस्पेक्टिव रेपुटेशन विल बी इंक्रीज टू रिस्पेक्ट।
When believers of the primordial gods see you, your respective reputation will be decreased to hostile. अच्छा तो ये बात है, इस पैसिव स्किल के बारे में पढ़ने के बाद जियांग फे ने सिर हिलाया। ये एक ऐसा एट्रीब्यूट था जिसमें उसे एक साइड चुननी ही थी। इस मार्क के मिलने के बाद जियांग फे की किस्मत में प्राइमोर्डियल गॉड्स के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ना लिख गया था। पैसिव स्किल चेक करने के बाद जियांग फे ने ऊ येजी की दी हुई नई रेसिपी पर नजर डाली। ट्वाइलाइट बो, 200 वेपन लेजेंडरी, फिजिकल अटैक प्लस 7800 स्ट्रेंथ, प्लस 100 एजिलिटी, प्लस 200 अटैक स्पीड, प्लस 50% critical hit, plus 20% equipped. Every successful attack on an enemy will leave a sunburnt mark. Can stack 3 times at most for 10 seconds. Equipped, grants skill dusk. Fires a guided arrow. A target marked with sunburnt will receive damage 5x your attack power with certainty. Every stack of sunburnt will increase this skill's damage by 20%. Cooldown time is 3 minutes. Level requirement 60. क्या कमाल का आइटम है। बो के एट्रीब्यूट्स देखने के बाद जियांग फे हैरान हुए बिना नहीं रह पाया। भले ही जियांग फे बो टाइप वेपन को यूज नहीं कर सकता था, लेकिन वो इस वेपन की वैल्यू देखकर दंग रह गया। ये डेफिनेटली सबसे बेहतरीन लेवल 60 वेपन्स में से एक था, खासकर उस स्किल की वजह से जो इससे मिलती थी। ये नॉर्मल प्लेयर्स को पल भर में खत्म कर सकता था। अगर सिर्फ इतनी ही बात होती तो जियांग फे इतना ज्यादा हैरान नहीं होता। आखिर हायर लेवल रेसिपीज के स्मिथिंग चांसेस काफी कम होते थे। इसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते थे कि 0 सक्सेस रेट के साथ बहुत सारा मटेरियल वेस्ट हो जाए। लेकिन ओ येजी से मिली रेसिपी सच में बहुत अनयूजुअल थी। भले ही इसके यूजेस लिमिटेड थे, फिर भी ये जियांग फे को 30 बार तक स्मिथ करने देती थी। ऊपर से जियांग फे बाकी प्रोफेशन से अलग था। डिवाइन ब्लैकस्मिथ्स का स्मिथिंग सिस्टम बहुत ही यूनिक होता था। उसका सक्सेस रेट और असेंडेड अपग्रेड बोनस रेट उसकी पर्सनालिटी पर डिपेंड नहीं करता था, बल्कि उसकी टेक्निक पर डिपेंड करता था। जब तक जियांग फे स्मिथिंग के दौरान काफी रेडियंट कैप्चर कर सकता था, और अगर हर बार वो सक्सेसफुल रहता तो हर बार बेहतरीन आइटम्स बनाना इम्पॉसिबल नहीं था। रेसिपी मिलने के बाद जियांग फे तुरंत डीमन ड्रैगन फोर्ट्रेस वापस लौट गया, क्योंकि वहां की ब्लैकस्मिथ शॉप की कंडीशन सबसे बेस्ट थी। ऐसा डीमन ड्रैगन फोर्ट्रेस में इकट्ठा किए गए अनगिनत इंग्रेडिएंट्स की वजह से था। चूंकि डीमन ड्रैगन फोर्ट्रेस एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर था और एम्पीरियल ड्रैगन आसपास की सबसे स्ट्रॉन्ग गिल्ड थी, इसलिए 100 मील के दायरे के सारे रिसोर्सेज एम्पीरियल ड्रैगन के ही थे। बाकी गिल्ड्स के प्लेयर्स उस एरिया के रिसोर्सेज के लिए लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे, इसलिए रोजेट रोज के मैनेजमेंट में पूरी एम्पीरियल ड्रैगन गिल्ड की कोई बराबरी नहीं कर सकता था। सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो गिल्ड के पास 20 लाख से ज्यादा गोल्ड कॉइन्स थे। वहां हर प्रोफेशन के लिए अनगिनत इंग्रेडिएंट्स भी मौजूद थे। अगर जियांग फे सच में गेम से पैसे कमाना चाहता था तो वो अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स पहले ही हासिल कर चुका था, बल्कि उसने तो काफी ज्यादा एडिशनल अर्निंग्स भी कर ली थी। लेकिन काफी पहले से ही जियांग फे के लिए पैसों का कोई मतलब नहीं रह गया था, इसलिए जियांग फे को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था कि गिल्ड ने कितनी अच्छी डेवलपमेंट कर ली है। यही वजह थी कि उसने रोजेट रोज और लेडी काजानोवा को इतनी ज्यादा ऑटोनॉमी और पावर दे रखी थी। बेसिकली ये दोनों ही गिल्ड से जुड़ी लगभग हर चीज हैंडल कर रही थीं। जियांग फे ने कभी उनके किसी भी डिसीजन पर कोई सवाल नहीं उठाया था। गिल्ड वापस लौटने के बाद जियांग फे ने तुरंत भारी मात्रा में इंग्रेडिएंट्स निकाले और फिर ब्लैकस्मिथ शॉप में चला गया। ट्वाइलाइट बो के एट्रीब्यूट्स बहुत शॉकिंग थे और इसे बनाने में लगने वाले इंग्रेडिएंट्स की कीमत भी। एवरेज देखा जाए तो इंग्रेडिएंट्स के एक सेट की कीमत करीब 200 गोल्ड कॉइन्स थी। रेट ऑफ सक्सेस को ध्यान में रखें तो बो की एक सक्सेसफुल स्मिथिंग में लगभग 1000 गोल्ड कॉइन्स का खर्चा आता। इसके ऊपर से रेसिपी और स्मिथिंग फी के खर्चे अलग थे। क्लैंक क्लैंक बहुत जल्द जियांग फे स्मिथिंग प्रोसेस में पूरी तरह डूब गया। इंग्रेडिएंट्स का पहला सेट बड़ी तेजी से फर्नेस में पिघल गया। फिर जियांग फे ने एनविल पर मॉडल को शेप देना शुरू किया। इंस्टेंट आइस बर्स्ट। जियांग फे के मुंह से एक ठंडी सांस निकली। क्रैक। आधा बना हुआ ट्वाइलाइट बॉ जमीन पर गिरकर टुकड़ों में टूट गया। साफ था कि जियांग फे अपनी पहली स्मिथिंग प्रोसेस में फेल हो गया था। जियांग फे ने एक गहरी सांस ली, पर उसे ज्यादा टेंशन नहीं थी। पहली स्मिथिंग ट्रायल में फेल होना बहुत नॉर्मल बात थी। जमीन से कचरा साफ करने के बाद जियांग फे ने अपने बगल में खड़े किसी इंसान से नए इंग्रेडिएंट्स लेने की उम्मीद में अनजाने में ही अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। पर जैसे ही उसके हाथ आगे गए, उसे याद आया कि इजाबेला अब इस दुनिया में नहीं थी। जब भी वो क्राफ्ट करता था, इजाबेला अक्सर जियांग फे से ज्यादा बिजी रहती थी। कभी वो इंग्रेडिएंट्स इधर उधर रख रही होती तो कभी तैयार आइटम्स को स्टोरेज में डाल रही होती। बीच बीच में वो जियांग फे के माथे का पसीना भी पोंछ देती थी। भले ही स्मिथिंग प्रोसेस के दौरान वो दोनों मुश्किल से ही बातें करते थे, पर उन्हें एक दूसरे के आसपास रहने की आदत हो गई थी। बेला, मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें बहुत जल्द रिवाइव करूंगा, जियांग फे ने अपने दिल में वादा किया। इंग्रेडिएंट्स का एक नया सेट लेने के बाद जियांग फे ने दोबारा स्मिथिंग प्रोसेस पर फोकस किया। डिंग डिंग। जियांग फे के लगातार स्मिथ करने से बाव ने फिर से अपना शेप लेना शुरू कर दिया। इंस्टेंट आइस बर्स्ट।
उसके मुंह से ठंडी हवा निकलने के बाद बो एकदम ठंडा हो गया। उसी पल जियांग फे की आंखों के सामने रेडिएंट की एक किरण चमकी। चूंकि उसने काफी लंबे समय से स्मिथिंग नहीं की थी, इसलिए जियांग फे को अचानक एहसास हुआ कि रेडिएंट रेज बहुत स्लो हो गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे रेडिएंट रेज स्लो मोशन में चल रही हों। असल में जियांग फे की एबिलिटीज ही बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई थीं। रियल वर्ल्ड में उसकी फिजिकल बॉडी बहुत स्ट्रांग हो गई थी और उसकी स्पिरिट भी काफी बढ़ चुकी थी। इसी वजह से गेम के अंदर उसकी सेंसिंग एबिलिटीज भी बहुत शार्प हो गई थीं। ऊपर से भले ही स्पिरिट एट्रीब्यूट से ऑब्जर्वेशन एबिलिटी सिर्फ थोड़ी सी ही बढ़ती थी, पर नए कॉल्ड्रन ऑफ द एंशिएंट किंगडम से मिली 1,00,000 स्पिरिट पॉइंट्स की वजह से जियांग फे को रेडिएंट रेज एकदम स्लो मोशन में दिख रही थीं। आगे के स्टेप्स बहुत आसान हो गए, क्योंकि जियांग फे स्लो मोशन में चलती हुई उन रेडिएंट रेज को बड़ी आसानी से कैप्चर कर सकता था। डिंग, यू हैव सक्सेसफुली क्राफ्टेड ट्वाइलाइट बो, स्मिथिंग एक्सपीरियंस प्लस 1375। जियांग फे ने बड़ी आसानी से ट्रिपल रेडिएंट को कैप्चर कर लिया था। भले ही ट्वाइलाइट बो अभी भी लेजेंडरी था, पर यह एक बहुत अच्छी शुरुआत थी। चलो एक बार और ट्राई करते हैं। जियांग फे ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसने ट्रिपल रेडिएंट सिर्फ इसलिए कैप्चर किया था क्योंकि उसने बहुत लंबे समय से स्मिथिंग नहीं की थी, इसलिए उसे अभी इसकी पूरी तरह आदत नहीं थी। जियांग फे को यकीन था कि अगर वो कुछ बार और स्मिथ करेगा तो वो एक हायर ग्रेड का ट्वाइलाइट बो बना पाएगा। डिंग 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 डिंग, मेटल के टकराने की आवाज लगातार गूंज रही थी। जियांग फे स्मिथिंग प्रोसेस में पूरी तरह डूब चुका था। देखते ही देखते 3 घंटे बीत गए। जियांग फे इंग्रेडिएंट्स के 10 सेट्स यूज कर चुका था और इक्विपमेंट के 3 पीसेस सक्सेसफुली बनाने में कामयाब हो गया था। इक्विपमेंट का लेवल जितना ज्यादा होता उसे बनाने में उतना ही ज्यादा टाइम लगता था, इसलिए हाई टियर इक्विपमेंट को मास प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल काम था। अच्छी बात यह थी कि जियांग फे का सक्सेस रेट बहुत हाई था। लेजेंडरी वेपन बनाने में वो 33% सक्सेस रेट अचीव कर पाया था। डिंग डिंग, इंस्टेंट आइस बर्स्ट। जियांग फे बॉव बनाने के लिए 11वें सेट के इंग्रेडिएंट्स पर पहले ही काम शुरू कर चुका था। अपने सामने मौजूद रेडिएंट रे पर फोकस करते हुए जियांग फे ने तेजी से हाथ पीछे खींचे। क्विंटपल रेडिएंट सक्सेसफुली उस बॉ में समा गया था। डिंग, यू हैव सक्सेसफुली क्राफ्टेड ट्वाइलाइट बो, स्मिथिंग एक्सपीरियंस प्लस 6000। जियांग फे के हाथों से एक लाल रोशनी निकलने लगी और देखते ही देखते वो पूरी ब्लैकस्मिथ शॉप में फैल गई। मैंने कर दिखाया, ये बन गया। जियांग फे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। भले ही उसे पता था कि वो बहुत अच्छा इक्विपमेंट बना सकता है, पर वो आज तक लेजेंडरी ग्रेड से ऊपर का कोई इक्विपमेंट नहीं बना पाया था। आखिर एंशिएंट और होली इक्विपमेंट बहुत रेयर होते थे। गेम के वेब पेज पर आज तक किसी ऐसे प्लेयर का जिक्र नहीं था जो इन ग्रेड्स के इक्विपमेंट बना सके। लाल रोशनी से चमकते हेवन पियर्सिंग ट्वाइलाइट बो को देखकर जियांग फे बहुत एक्साइटेड हो रहा था। इस सक्सेसफुल स्मिथिंग का मतलब था कि उसने लेजेंडरी ग्रेड से आगे बढ़कर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है। वो सक्सेसफुली एक एंशिएंट और यहां तक कि एक होली ग्रेड इक्विपमेंट भी बना चुका था। लाल रोशनी खत्म होने के बाद जियांग फे ने अपने हाथों में मौजूद हेवन पियर्सिंग ट्वाइलाइट बो को देखा। ये एंशिएंट ग्रेड वेपन उसके पहले बनाए लेजेंडरी ट्वाइलाइट बो से बिल्कुल अलग था। इसका लुक और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। इस पर 3 एडिशनल स्पाइक्स लगे हुए थे जो देखने में हैंडल्स जैसे लग रहे थे, पर इनकी मदद से इस बाव को मेली कॉम्बैट में डिफेंस के लिए भी यूज किया जा सकता था। ये देखने में एकदम कूल लग रहा था। हेवन पियर्सिंग ट्वाइलाइट बो, 2-हैंडेड वेपन एंशिएंट, फिजिकल अटैक प्लस 9500 स्ट्रेंथ, प्लस 150 एजिलिटी, प्लस 220 अटैक स्पीड, प्लस 55% क्रिटिकल हिट, प्लस 30% equipped. Every successful hit on the enemy will leave a sunburnt mark. A maximum of 3 layers can be stacked. The effect lasts for 10 seconds. Equipped, grants skill Dusk. Fires a guided arrow. A target marked with sunburnt will receive damage 5x your attack power with certainty. Every stack of sunburnt will increase this skill's damage by 20%. Cooldown time is 3 minutes. Equipped, grants skill Lockdown. Your arrow has a 60-degree auto-correction effect against a target marked with sunburnt. Level requirement, 60 remark. When you use the heaven-piercing Twilight Bow to attack, every arrow shot will cost 50 mana points. heaven-piercing Twilight Bow के attributes देखने के बाद जियांग फे ने सिर हिलाया। एक एंशिएंट वेपन होने की वजह से heaven-piercing Twilight Bow के अटैक और एडिशनल एट्रीब्यूट्स लेजेंडरी Twilight Bow से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थे। ऊपर से इससे एक एडिशनल लॉकडाउन स्किल भी मिल रही थी। इस एडिशनल स्किल के होते हुए किसी आर्चर की एक्यूरेसी अब कोई इशू नहीं रहने वाली थी। जब तक आर्चर अपने टारगेट के अंदाजे वाले डायरेक्शन में एरो मारता, 60 डिग्री ऑटो करेक्शन इफेक्ट की वजह से उसका निशाना कभी नहीं चूकता। लेकिन एक एंशिएंट वेपन होने के बावजूद हेवन पियर्सिंग ट्वाइलाइट बॉव का एक नुकसान भी था। हर अटैक में एक्स्ट्रा माना पॉइंट्स खर्च होते थे। भले ही 50 माना पॉइंट्स से मैजिशियन क्लास प्लेयर्स को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पर आर्चर क्लास प्लेयर्स के लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट था, क्योंकि वो कभी अपने इंटेलिजेंस पॉइंट्स नहीं बढ़ाते थे। आर्चर क्लास प्लेयर्स की अटैक स्पीड सिर्फ बैंडिट क्लास प्लेयर्स से ही कम होती थी। अगर हर तीर पर 50 माना पॉइंट्स खर्च होने लगे तो उनकी मौजूदा माना बहुत जल्दी खत्म हो जाती। पर यह नुकसान सिर्फ नॉर्मल फाइट्स में ही नजर आता। पीवीपी बैटल में ये ड्रॉबैक कुछ खास मायने नहीं रखता। ऐसा इसलिए था क्योंकि नॉर्मल फाइट्स बहुत लंबी चलती थीं, जबकि प्लेयर्स के बीच पीवीपी बैटल्स अक्सर बहुत जल्दी खत्म हो जाती थीं।
इसलिए पीवीपी बैटल्स में माना के खर्च को इग्नोर किया जा सकता था। वेपन के करंट लेवल को देखते हुए ये पक्का सबसे गॉडली वेपन था जो आर्चर क्लास प्लेयर्स को मिल सकता था। हिडन क्लास प्लेयर्स का रेनबो इक्विपमेंट भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता था। बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है, जियांग फे ने सिर हिलाया। जियांग फे अब गिल्ड के एक्सपर्ट आर्चर्स को लेजेंडरी ट्वाइलाइट बोज और साथ ही एंशिएंट ग्रेड ट्वाइलाइट बो दे सकता था। आखिर जियांग फे को अब पैसों की कोई परवाह नहीं थी, इसलिए उसके पास इन कमाल के इक्विपमेंट को आउटसाइडर्स को बेचने की कोई वजह नहीं थी। एंशिएंट ग्रेड वेपन बनाने की सक्सेस के बाद जियांग फे बहुत हाइप्ड फील कर रहा था और जल्दी ही वो दोबारा स्मिथिंग प्रोसेस में पूरी तरह डूब गया। डिंग डिंग, ब्लैकस्मिथ शॉप में स्मिथिंग की आवाज लगातार गूंज रही थी और जियांग फे नए इक्विपमेंट क्राफ्ट करने में पूरी मेहनत कर रहा था। पर जियांग फे चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो अब एंशिएंट ग्रेड इक्विपमेंट नहीं बना पा रहा था, फिर चाहे वो क्विंटपल रेडिएंट कैप्चर करे या सेक्सटपल रेडिएंट है। ऐसा लगता है कि इन हाई टियर इक्विपमेंट की क्वांटिटीज लिमिटेड होती हैं। जियांग फे के पास इस सच को मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। भले ही क्विंटपल रेडिएंट या सेक्सटपल रेडिएंट वाले इक्विपमेंट अभी भी लेजेंडरी ग्रेड पर ही थे, पर उनके एट्रीब्यूट्स काफी स्ट्रांग हो गए थे। इन इक्विपमेंट में सिर्फ एक ही चीज की कमी थी और वो थी स्ट्रांग लॉकडाउन स्किल। पलक झपकते ही 4 घंटे बीत गए। जियांग फे 18 और बोज बनाने में कामयाब हो गया। अब उसके सामने 5 लेजेंडरी ट्वाइलाइट बोज और एक एंशिएंट हेवन पियर्सिंग ट्वाइलाइट बो रखे हुए थे। ये आखिरी है, मैं अपना पूरा दम लगा दूंगा। जियांग फे ने एक गहरी सांस ली। ये ट्वाइलाइट बो की रेसिपी से मिलने वाली आखिरी स्मिथिंग अपॉर्चुनिटी थी। डिंग डिंग, जियांग फे मेटल पर ऐसे वार कर रहा था जैसे वो अपने दिमाग में चल रही किसी बीट पर ड्रम बजा रहा हो। ये आवाज किसी खूबसूरत रिदम जैसी लग रही थी। यही सही वक्त है। जियांग फे ने अपनी आंखें सिकोड़कर पूरा फोकस लगा दिया। इंस्टेंट आइस बर्स्ट। कई दर्जन बार वेपन बनाने के बाद जियांग फे स्मिथिंग की कुछ टेक्निक्स में मास्टर हो चुका था। वो इससे पहले ऑक्ट्यूपल रेडिएंट कैप्चर करने में भी कामयाब हो गया था। इस बार जियांग फे का टारगेट नॉन-यूपल रेडिएंट अचीव करना था। अगर जियांग फे इसमें कामयाब हो जाता तो वो रेसिपी के ग्रेड से 2 टियर्स ऊपर का एक सुप्रीम आइटम क्राफ्ट कर लेता। कम ऑन, अब सब इसी पर डिपेंड करता है। जियांग फे ने बाव पर बहती रेडिएंट रेस पर अपनी नजरें टिका दी और अचानक उसे जोर से पकड़ लिया। बस, अचानक एक लाल सुनहरी रोशनी दिखाई दी। क्या ये काम कर गया? जियांग फे के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। बैंग! अचानक ऊपर से एक बिजली उस तेजी से चमकते बाव पर आ गिरी। डैम! जब जियांग फे ने एनविल पर रखे बॉ को देखा तो वो बिजली गिरने की वजह से पहले ही काला पड़ चुका था। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि स्मिथिंग कामयाब हुई थी। शिट! क्या मैं फेल हो गया? जियांग फे एकदम सुन्न रह गया। भले ही उसे रेसिपी के ग्रेड से 2 टियर्स ऊपर के सुप्रीम आइटम के सक्सेसफुली बनने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसे पूरी तरह फेल होने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। क्रैक क्रैक, इन हल्की आवाजों के बाद बाव के सरफेस पर दरारें पड़ने लगीं। उसके बाद झुलसे हुए मेटल के काले टुकड़े बाव के सरफेस से टूटकर नीचे गिरने लगे। शफल! एक और भी ज्यादा तेज रोशनी दिखाई दी। इस बार रोशनी इतनी तेज थी कि जियांग फे अपनी आंखें भी मुश्किल से खोल पा रहा था। डिंग! यू हैव सक्सेसफुली क्राफ्टेड होली ट्वाइलाइट बो। स्मिथिंग एक्सपीरियंस प्लस 15,000. Ding! As you have crafted a holy equipment, your profession level has increased automatically. Your current profession level is high tier divine blacksmith. Damn! मैं कामयाब हो गया। जियांग फे खुशी से उछल पड़ा। इस बार जियांग फे सिर्फ एक नॉर्मल इक्विपमेंट बनाने में ही कामयाब नहीं हुआ था। अगर ये एक सुपीरियर रेसिपी होती तो 2 टियर्स ऊपर का इक्विपमेंट क्राफ्ट करने से सिर्फ लेजेंडरी ग्रेड ही मिलता। पर जियांग फे एक होली इक्विपमेंट क्राफ्ट करने में कामयाब हो गया था। ऊपर से इस बार सक्सेसफुली क्राफ्ट करने के बाद जियांग फे का प्रोफेशन लेवल तुरंत हाई टियर तक पहुंच गया था। पहले की तरह जियांग फे को प्रमोशन क्वेस्ट से नहीं गुजरना पड़ा था। जियांग फे का प्रोफेशन नॉर्मल प्लेयर्स से बिल्कुल अलग था। एक डिवाइन ब्लैकस्मिथ के तौर पर प्रमोट होना उसके लिए बहुत मुश्किल काम था। नॉर्मल प्रोफेशंस के लिए प्लेयर्स एक होली इक्विपमेंट सक्सेसफुली क्राफ्ट करने के बाद मास्टर या यहां तक कि सेक्ट मास्टर ग्रेड भी हासिल कर सकते थे। बाज, जैसे ही जियांग फे अपने खुद के बनाए शानदार क्रिएशन को चेक करने की सोच रहा था, एक सुनहरी रोशनी चमकी और ऊ येजी जियांग फे के बगल में आ खड़ा हुआ। बहुत बढ़िया यंग मैन, तुम तो मेरी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा बेहतरीन निकले। होली ट्वाइलाइट बॉ न जाने कैसे ऊ येजी के हाथों में पहुंच चुका था। टीचर! जियांग फे ने इज्जत से सिर झुकाया। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपने हाथों में मौजूद होली इक्विपमेंट को ध्यान से देखते हुए ऊ येजी हंसा। टीचर, मैंने हाई टियर डिवाइन ब्लैकस्मिथ लेवल हासिल कर लिया है, जियांग फे ने कहा। हाँ, इसीलिए तो मैं आया हूं। ऊ येजी ने सिर हिलाया, फिर उसने होली ट्वाइलाइट बॉ को अपने पास रख लिया। जियांग फे को अपने खुद के बनाए वेपन के एट्रीब्यूट्स देखने का मौका तक नहीं मिला। ये क्या हो रहा है? जियांग फे एकदम सुन्न रह गया। ऊ येजी ने आज तक उससे कोई भी चीज नहीं छीनी थी। इस सब का क्या मतलब था?